इसके स्टार्ट में हम रात का सीन देखते हैं जहां हमारा मेन कैरेक्टर जिसका नाम बेन होता है वे अपनी डॉर्मेट्री की तरफ जा रहा होता है। ये साइकिल से अपने घर की तरफ जा रहा होता है और ये सोच रहा होता है कि जल्दी से जल्दी मुझे घर पहुंचना होगा क्योंकि अभी बहुत ही ज्यादा रात हो चुकी है और वे गार्ड नहीं तो मुझे अंदर जाने के लिए नहीं देगा। और टीचर ने आज जो मुझे काम दिया था स्कूल में वे बहुत ही ज्यादा था जिसकी वजह से आज मैं इतना लेट हो चुका हूँ। और ये सोचते हुए अपने साइकिल के साथ आगे जा रहा होता है कि तभी सामने से एक ट्रक आ रहा होता है जो कि आते ही सीधा बेन को ठोक के उड़ा देता है और हमारा मेन कैरेक्टर बहुत ही दूर जाके गिरता है और यहाँ पर मारा जाता है। और हम उस ट्रक के ड्राइवर को देखते हैं जो कि फोन देखते हुए कह रहा होता है कि अब मास्टर को इन्फॉर्म करने का वक्त आ चुका है कि मैंने अपना मिशन पूरा कर लिया है और जैसा कि उन्होंने मुझसे वादा किया था कि वे मुझे 1 मिलियन वॉन देंगे उसे भी लेने का वक्त आ चुका है। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा वे इस मोटे बंदे को मारने के लिए मुझे 1 मिलियन क्यों दे रहे हैं। ये जो लिन फैमिली के यंग मास्टर है आखिर वे क्या चाहते हैं। लेकिन छोड़ो उससे मेरा क्या, मुझे तो सिर्फ अपने पैसे से मतलब है। और हम देखते हैं कि हमारा मेन हीरो मरा पड़ा होता है कि तभी उसके अंदर एक एनर्जी सी जाती है और उसके अंदर दूसरे वर्ल्ड का इंसान आ जाता है। क्या मैं उन सभी चीजों को अवॉइड कर चुका हूँ? आखिर मुझे दर्द क्यों हो रहा है, ये क्या हो रहा है और आखिर ये प्लेस कौन सी है। और हमारा मेन कैरेक्टर अपनी आंखें खोलता है और वे बोलता है कि आखिर मेरी बॉडी को क्या हुआ है। आपको बताने की जरूरत नहीं है लेकिन मैं फिर भी बता दूं कि हमारे मेन कैरेक्टर के अंदर दूसरी दुनिया की आत्मा आ चुकी है जो बंदा दूसरी दुनिया से है। तभी हमारे मेन कैरेक्टर को इस बॉडी की मेमोरी मिलने लगती है जहाँ सभी लोग इसे बुली कर रहे होते हैं क्योंकि ये ना ही स्पोर्ट्स में अच्छा है ना ही पढ़ाई में अच्छा है और ये बहुत ही ज्यादा मोटा भी है। और एक लड़की हमारे मेन कैरेक्टर का मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि सच में तुम्हारा सुअर जैसा दिमाग है, तुम्हें सिर्फ 30 मार्क्स मिले हैं। और बहुत सारे बंदे उसे खाना खाने भी नहीं देते हैं और उसे बुली करते हुए कहते हैं कि सच में तुम बहुत ही ज्यादा मोटे हो, तुम्हें कम खाना चाहिए, चलो मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ डाइट करने के लिए। और ये इसे पीटने लगते हैं और पीटते हुए कह रहे होते हैं कि मोटे गेंडे तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई इस कॉलेज की सबसे खूबसूरत लड़की को प्रपोज मारने की। क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि तानिया तुमसे पट जाएगी और तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि तुम उसे डिजर्व भी करते हो। आज मैं तुम्हें पीट पीट के तुम्हारी औकात दिखाता हूँ, तुम्हें अपनी जाके शकल देखनी चाहिए कि कैसी तुम्हारी शकल है, एकदम सुअर जैसी। इन सभी मेमोरी को देखने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि सच में इसकी लाइफ तो बहुत ही ज्यादा बुरी थी, वे इसे इंसान भी नहीं मानते थे, वे इसे सुअर बोलते थे, इसकी लाइफ तो बहुत ही ज्यादा बुरी थी। और फिर ये अपने बारे में बताता है कि इसका नाम लिन यून है जो कि कल्टीवेशन वर्ल्ड से है और इसने बहुत ही ज्यादा कल्टीवेशन की है अपने प्रीवियस लाइफ के अंदर। लेकिन इसकी दुनिया के अंदर कुछ दिक्कत हो गई थी जिसके लिए इसे इस दुनिया में आना पड़ा, मतलब इस प्लेनेट पे आना पड़ा और ये सीधा इस बॉडी के अंदर आ गया। और ये सोच रहा होता है कि सच में इस बॉडी को तो बहुत ही ज्यादा चोट लगी है, मुझे इस बॉडी को हील करना पड़ेगा। और ये अपनी स्पिरिचुअल पावर से इस बॉडी को हील करने लग जाता है जिससे कि इसकी बॉडी भी हवा में उड़ने लगती है। और ये हवा में उड़ते हुए बोल रहा होता है कि सच में इस बॉडी की मेरिडियन तो पूरी तरह से खराब हो चुकी है जिस वजह से मैं ढंग से हील नहीं हो पा रहा हूँ। क्या मुझे ऐसे ही रहना पड़ेगा? इस बॉडी की हालत बहुत ही ज्यादा खराब है जबकि ये सिर्फ 20 साल का है। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ये बंदा 20 सालों तक कैसे जिंदा रहा। लेकिन इस बॉडी को ओनर तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा बदला जरूर लूंगा जिसने की तुम्हारी ऐसी हालत की है। लेकिन सबसे पहले मुझे स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब करना पड़ेगा ताकि मैं इस यूजलेस बॉडी को कुछ काम में ला सकूं और अपना रिवेंज ले सकूं। और ये यहाँ पर बैठकर कल्टीवेट करने लग जाता है। अब धीरे धीरे टाइम बीतता जाता है, 10 मिनट 1 घंटा, लेकिन इसके अंदर कोई भी चेंज नहीं आता है। और हमारा मेन कैरेक्टर चिल्लाते हुए कहता है कि आखिर मैं किस प्लेस में आ गया हूँ, यहाँ पर तो हल्की सी भी स्पिरिचुअल एनर्जी नहीं है। सच में मेरी जिंदगी तो पूरी तरह से खराब होगी। क्या मुझे इसी यूजलेस बॉडी में रहना पड़ेगा जिसके अंदर कोई भी अच्छी सी बात नहीं है। यहाँ आसपास कोई भी स्पिरिचुअल एनर्जी नहीं है जिससे कि मैं इस बॉडी को अच्छा बना सकूं। अब मैं क्या करूं? और ये उदास हो जाता है। अब ये बोलता है कि अब मुझे स्टार्टिंग से सब कुछ कल्टीवेट करना पड़ेगा। मुझे यकीन नहीं हो रहा, मैंने जितनी भी पावर अपनी कल्टीवेशन रियलम में गेन की थी वे सभी जा चुकी है। ऐसा फील हो रहा है कि जैसे कि मैं दोबारा पैदा हुआ हूँ। सच में मुझे बहुत ही ज्यादा चोट लगी है। ये सारी चीजें मेरे लिए बहुत ही ज्यादा छोटी है लेकिन अभी ये मुझे बहुत ही ज्यादा दर्द दे रही है। और ये ऐसे ही आगे बढ़ने लगता है कि तभी इसे पानी दिखता है और पानी में अपने आप को देखते हुए कहता है कि मैं तो बहुत ही ज्यादा गंदा हो गए, चलो यहीं पे अपने आप को साफ कर लेते हैं। और ये यहीं पे अपने कपड़े उतारने लगता है और अपने कपड़े उतार कर बोलता है कि ये पानी बहुत ही ज्यादा साफ और क्लीन है, मुझे यहाँ पे नहा लेना चाहिए। और ये पानी में कूद जाता है ताकि ये नहा सके। और ये पानी में बैठते हुए कहता है कि सच में ये पानी तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है। तभी वहाँ पर गाड़ी की आवाज आती है और ये बोलता है कि ये किसकी आवाज है। तभी ये सामने देखता है कि उस गाड़ी में से एक लड़की उतरती है जो कि बहुत ही ज्यादा सुंदर होती है, जिसे देखकर हमारा मेन कैरेक्टर भी बोलता है कि सच में ये तो बहुत ही ज्यादा सुंदर है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वे लड़की इस पानी में आकर उल्टी करने लगती है। ये देख के हमारा मेन कैरेक्टर भी बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। तभी इस लड़की का पैर फिसलता और ये पानी में गिर जाती है। ये देखने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि संभल के। और वे लड़की पानी में गिर के डूबने लगती है और बोलती है कि कोई मुझे बचाओ, जल्दी मुझे बचाओ, मुझे तैरना नहीं आता है। और ये पानी में डूब जाती है कि तभी हमारा मेन कैरेक्टर आकर इसका हाथ पकड़ लेता है और इसे बाहर खींचता है और अपने बॉडी से चिपका लेता है। लेकिन तभी वे लड़की हमारे मेन कैरेक्टर को देखती है और शॉक्ड हो जाती है और चिल्लाने लगती है क्योंकि हमारा मेन कैरेक्टर बिना कपड़ों के होता है। और ये चिल्लाते हुए बोलती है कि तुम ठड़की इंसान, मुझे जाने दो, मुझसे दूर हो जाओ।
जाओ। और ये हमारे मेन कैरेक्टर को अपने से दूर कर रही होती है। हमारा मेन कैरेक्टर ये देख के सोचता है कि मुझे इस लड़की को शांत करना होगा, नहीं तो यहाँ पर बहुत सारे लोग आ जाएंगे। और ये तुरंत ही इस लड़की के पीछे जाकर इसके हाथ और मुंह को पकड़ लेता है और इससे कहता है कि तुम चुप हो जाओ, मैं तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं करने वाला हूँ। अगर तुम ऐसे ही चिल्लाते रहेगी तो यहाँ पर बहुत सारे लोग आ जाएंगे। मैं यहाँ पर नहा रहा था इसीलिए मैंने कपड़े नहीं पहने थे। और हमारा मेन कैरेक्टर रोते हुए कहता है कि आखिर मैं किस पोजीशन में फंस गया, अब मैं क्या करूँ? अगर मैं इस लड़की को शांत नहीं कर पाया तो सभी लोग मुझे ठरकी समझेंगे। और ये इस लड़की से कहता है कि अगर आप शांत नहीं हुए तो मैं आपसे कैसे बात कर पाऊंगा, मैं आपको धीरे धीरे करके छोड़ रहा हूँ, प्लीज आप चिल्लाइएगा मत। और हमारा मेन कैरेक्टर उसके मुंह से हाथ हटा देता है। वे लड़की कहती है कि मुझे सबसे पहले यहाँ से जमीन पे भेज दो। इस बात को सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर उसे उठा लेता है और ये देखकर वे लड़की कहती है कि आखिर तुम क्या कर रहे हो? जिस पर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि मैं तुम्हें जमीन पे ले जा रहा हूँ, अगर तुम्हें स्विमिंग करना आता है तो तुम खुद ही चल जाओ। इस बात को सुनकर वे लड़की भी कहती है ठीक है। और हमारा मेन कैरेक्टर उसे गोदी में उठाकर किनारे पे जाके रख देता है। और यहाँ पर बहुत सारे कपड़े भी होते हैं। वे लड़की कहती है कि आखिर तुम कहाँ पर जा रहे हो, तुम बाहर नहीं आओगे? हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि एक लड़का और एक लड़की अगर इतनी रात में एक साथ रहेंगे तो ये बहुत ही ज्यादा बुरा होगा, ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक होगा, लोग हमारे बारे में अच्छी बातें नहीं करेंगे। वहाँ पर बहुत सारे कपड़े रखे हुए, आप जिसे चाहे उसे पहन सकते हैं और जल्दी पहन लेना, नहीं तो आपको ठंड लग जाएगी। पर मेरे लिए एक पैंट छोड़ देना। वे लड़की हमारे मेन कैरेक्टर की टी शर्ट को पहन लेती है और वे लड़की कहती है कि अब तुम क्या करोगे, तुम्हें ठंड नहीं लगेगी? जिस पर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि इन छोटे मोटे चीजों से हम एक मर्द को ठंड नहीं लगता है, और वैसे भी अगर मुझे ठंड लग गई तो भी क्या हो जाएगा, मैं बहुत ही ज्यादा मोटा हूँ, इस मोटी चमड़ी को ऐसे ही जल्दी कुछ नहीं होने वाला। इस बात को सुनकर ये लड़की बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है और कहती है कि शुक्रिया मेरी जान बचाने के लिए। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? इस बात को सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर डायलॉग मारते हुए कहता है कि वे मर्द ही क्या हुआ जिसने की एक बार मदद करके अपना नाम बता दिया, आखिरकार तुम मेरा नाम जानकर क्या ही कर लोगी, आप यहाँ से जल्दी से चली जाइए वरना आपको ठंड लग जाएगी। इस बात को सुनकर ये लड़की कहती है तो ठीक है, मैं समझ गई, लेकिन मैं कोई मिस नहीं हूँ, मेरा नाम लिन है और तुम मुझे याद रखना, जब तुम चाहे मुझसे मिल सकते हो। और कुछ देर बाद हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर भी नदी के बाहर आ जाता है और अपने कपड़े को पहनते हुए बोलता है कि लिन ये तो अच्छा नाम है। तभी हमारे मेन कैरेक्टर को एक गंध आती है, जिसे सूंघते सूंघते हमारा मेन कैरेक्टर वहाँ पे कुछ ढूंढने लगता है और उसे ढूंढते हुए कहता है कि आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। जिसे हमारे मेन कैरेक्टर ने ढूंढा है ये एक स्पिरिचुअल हर्ब होती है जिसका नाम ग्लोरियस 7 ग्रास होता है। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि अगर मैं इसे ऑब्जर्व कर लेता हूँ तो मेरी कल्टीवेशन बढ़ सकती है और साथ ही मैं इसका पिल भी बना सकता हूँ। लेकिन दिक्कत की बात यह है कि इसे उगने में 3 महीने लगेंगे, लेकिन अभी ये सिर्फ 7 दिन की है, तब तक के लिए मुझे अपनी कल्टीवेशन को बढ़ाना पड़ेगा ताकि मैं इसे अच्छे से ऑब्जर्व कर पाऊँ। लेकिन तभी हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर इसे थोड़ी मोड़ी कल्टीवेशन कर ही लेता है इसकी स्पिरिचुअल एनर्जी को ऑब्जर्व करके। और इसकी स्पिरिचुअल एनर्जी को ऑब्जर्व करते हुए हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि ये तो अच्छी बात है कि मैं किसी भी ऑब्जेक्ट से उसके स्पिरिचुअल एनर्जी को ऑब्जर्व कर सकता हूँ। और ये यहीं पर बैठकर कल्टीवेशन करने लग जाता है। तभी ये अपनी आंखें खोलता है और एक बैक फ्लिप मारता है और ये बोलता है कि आखिरकार मेरी बॉडी थोड़ी लाइट हो चुकी है। पहले ये बॉडी यूजलेस से थी, लेकिन अब ये बॉडी थोड़ी आम इंसानों की तरह काम करने लग गई है। तब तक कि ये 2 महीनों में ये ग्रास बड़ी हो रही है। मुझे अपने कल्टीवेशन को फर्स्ट लेवल पर पहुंचाना होगा। जब मैं कल्टीवेशन के फर्स्ट लेवल पर पहुंचूंगा तभी मैं इसे अच्छे से ऑब्जर्व कर पाऊंगा। और मेरी मेरिडियन जिसने भी खराब की है मुझे पता करना होगा कि किसने मेरी मेरिडियन को इतनी खराब की है। साथ ही अब मुझे उन लोगों से भी बदला लेना है जिसने की इस बॉडी को बुली किया था, और अब मुझे कोई भी बुली नहीं कर पाएगा। और जिसने भी इस बॉडी के साथ बुरा काम किया उन्हें पे करना होगा जितना कि उन्होंने बुरा किया है। अब हमारा मेन कैरेक्टर चलते हुए अपने डोमेट्री के पास पहुंच जाता है और बोलता है कि मुझे अपना नाम गार्ड के पास लिखवाना चाहिए ताकि मैं अंदर जा सकूं। लेकिन अभी मैं बहुत ही ज्यादा लेट हो चुका हूं, अगर मैं गार्ड के सामने से गया तो वे मुझे पकड़वा देगा। तो क्यों नहीं मैं ट्राई करता हूँ कि इस वॉल से कूदकर उस तरफ जाने की। पहले भी इस बॉडी ने ट्राई किया था, लेकिन पहले वाली बॉडी ये बहुत ही ज्यादा मोटी थी और इसकी बुरी हालत हो गई थी। लेकिन अभी के टाइम पे मैं कोई गार्बेज नहीं हूँ, मतलब मैं कोई कचरा नहीं हूँ, देखो मैं क्या करता हूँ। और हमारा मेन कैरेक्टर कूदते हुए उस वॉल को पार कर लेता है और अंदर आ जाता है। एक शानदार एंट्री मारने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर हंसता है और अपने डोमेट्री के अंदर जाने लगता है और अपने रूम के बाहर जाने के बाद बोलता है कि ये है मेरा रूम 305, आखिर ये लॉक क्यों है। और ये दरवाजे को पीटते हुए बोलता है कि जल्दी से दरवाजा खोलो। और अंदर से एक लड़का कहता है कि मुझे ये गेट खोल देना चाहिए। कि तभी पीछे से एक बंदा कहता है कि किसने कहा कि उस गेट को तुम खोल सकते हो, मैंने कहा ना उस गेट को तुम मत खोलो। अगर तुम्हारे में हिम्मत है कि तुम उस गेट को खोलो तो मैं तुम्हारी पिटाई उस बेंच से भी ज्यादा करूंगा, देख लेना कि तुम्हारी क्या हालत होगी। तभी उसका एक साथी कहता है कि हमें उसे इतना परेशान नहीं करना चाहिए, शायद हमें गेट खोल ही देना चाहिए। वैसे भी सुबह से बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हुए आया है, जिससे कि वे बहुत ही ज्यादा थक गया होगा। क्यों ना आज के दिन हम उसे छोड़ दे और उसे अंदर आने दे, कल के दिन हम उससे तंग करेंगे। तभी तीसरा बंदा बोलता है कि नहीं, हम दरवाजा नहीं खोलेंगे, उसकी हिम्मत भी
कैसी हुई? हमारे कॉलेज की सबसे सुंदर लड़की को प्रपोज मारने की। उस मोटे को अपनी शक्ल देखनी चाहिए कि वे कैसा दिखता है। क्यों ना हम उसे आज भी और ज्यादा पीटे ताकि उसे सबक मिले और आगे जाके वह ऐसा ना करे। ये बात सुनकर ये पहला बंदा सोचता है कि सच में ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है। सच में मुझे आज के दिन उसे और भी अच्छे से पीटना चाहिए। और हम अपने मेन कैरेक्टर को देखते हैं जो कि अभी भी गेट के बाहर खड़ा हुआ होता है और वे सोच रहा होता है कि आखिर क्या हुआ, ये गेट क्यों नहीं खोल रहे हैं। इस शोर को सुनकर बाकी सारे रूम वाले भी बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और वे चिल्लाते हुए कहते हैं कि आखिर कौन है जो कि आधी रात में दरवाजा पीट रहा है, कौन है जो हमें ढंग से सोने भी नहीं दे रहा है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर गेट को ठोकना छोड़ देता है। ये देखकर वे पहले वाला बंदा हंसते हुए कहता है कि आखिरकार उसने गेट बजाना बंद ही कर दिया। आखिरकार उसे क्या लगा था कि मैं गेट खोल दूंगा। और वहाँ कुछ देर का सन्नाटा होता है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर एक लात मारकर गेट को तोड़ देता है और अंदर चिल्लाते हुए गुस्से में आके कहता है कि कौन था कि जिसने की गेट नहीं खोल रहा था। और ये देखकर ये सभी बहुत ही ज्यादा हैरान होते हैं। तभी हमारा मेन कैरेक्टर के पीछे एक लड़का आके कहता है कि बैन आखिरकार तुम कहाँ थे, तुम इतनी लेट क्यों हुए। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि मैं नदी में नहाने के लिए गया था इसीलिए थोड़ा लेट हो गया। तभी वे पहला बंदा हमारे मेन कैरेक्टर को टोंड मारते हुए कहता है कि तुम नदी में डूबकर मरना चाहते थे क्योंकि तानिया ने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया है। ये बात सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर पूरे गुस्से में हो जाता है और बोलता है कि बकवास बातें बंद करो, बस मुझे ये बताओ कि गेट किसने बंद किया था। ये बंदा कहता है कि मैंने बंद किया था, आखिर तुम क्या उखाड़ लोगे मेरा। इसकी इतना बोलती है हमारे मेन कैरेक्टर तुरंत ही जाके इसके गले को पकड़ लेता है और बोलता है कि अच्छा ये तुमने किया था, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई ऐसा करने की। अब ये देखकर बाकी सभी बंदे बहुत ही ज्यादा हैरान होते हैं। तभी हमारा मेन कैरेक्टर उसके छाती पे एक लात मारता है जिससे कि वे जमीन पे गिर जाता है और हमारा मेन कैरेक्टर उसके ऊपर लात रखते हुए कहता है कि अगली बार तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हारी इससे भी बुरी हालत करूंगा। ये बंदा कहता है कि आखिरकार तुम सब देख के आ रहे हो, जल्दी इस पर अटैक करो। ये सुनकर पीछे खड़ा एक बंदा हमारे मेन कैरेक्टर पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। ये देखकर बैन का दोस्त बोलता है दोस्ती समझ लो क्योंकि ये बहुत देर से इसकी मदद कर रहा है कि अपने पीछे देखो। ये बंदा हमारे मेन कैरेक्टर पे अटैक करते हुए बोलता है कि मोटे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे से पंगा लेने की, देख आज मैं तुम्हारी क्या हालत करता हूँ। और ये हमारे मेन कैरेक्टर को एक जोड़ का पंच मारता है लेकिन इसे हमारे मेन कैरेक्टर को कुछ नहीं होता है बल्कि इसके ही हाथों में दर्द हो जाता है और ये दर्द में बोलता है कि आखिर मेरा हाथ क्यों दुख रहा है। ये देखकर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि आखिर तुम क्या कर रहे हो, तुम मुझे मसाज दे रहे हो क्या। और हमारा मेन कैरेक्टर अपने हाथ को चटकाते हुए बोलता है कि अब मेरी बारी, देखते आज तुम्हारे क्या हालत होता है। अब ये देखकर इस बंदे की पूरी तरह से फट जाती है और ये सोच रहा होता है कि आखिर ये मोटा कब इतना ताकतवर हो गया, अब मैं क्या करूं। लेकिन तभी हमारा मेन कैरेक्टर एक जोड़ का पंच इसके ठुट्टी पे मारता और ये बहुत ही दूर जाके गिरता है। अब इनकी आवाजों को सुनकर बाकी सारे रूम वाले भी इनके रूम में आने लगते हैं और बोलते कि आखिर ये कैसे आवाज कर रहे हैं, इनकी वजह से मेरी नींद खराब हो गई, कल मेरा एग्जाम था, ये लोग मुझे सोने नहीं दे रहे हैं। आखिर कौन है जो कि इतना शोर शराबा कर रहा है। आखिरकार फिर से रूम नंबर 305 से आवाज आ रही है, लग रहा है फिर से वे लोग उस मोटे को परेशान कर रहे हैं। और वे अंदर आते हुए बोलते हैं कि तुम कल उस मोटे को परेशान नहीं कर सकते हो क्या। लेकिन ये सामने का नजारा देखकर हैरान होते हैं क्योंकि जो बुली करता है वे बुली होने वाले से आज पिट रहा है। और वे इन सभी को देखते हुए बोलता है कि भाई लोग आखिरकार तुम लोग यहाँ पर आ ही गए, जल्दी से इस मोटे पर अटैक करो और मुझे बचा लो, देखो ये कैसे मुझे परेशान कर रहा है। इस मोटे की हिम्मत बहुत ही ज्यादा बढ़ गई है, अगर हम इसे आज छोड़ देंगे तो ये फ्यूचर में हमें और भी ज्यादा परेशान करेगा। तभी हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि पिछले 2 साल से तुम लोग ने मेरी जिंदगी को हेल बना के रखा है, मैंने तुम सभी को बहुत ही ज्यादा सह लिया लेकिन अब मैं ज्यादा नहीं सहूंगा। तुम में से किसी के अंदर भी दम है ना तो सामने आकर मुझसे पंगा लेकर देखो, फिर देखो मैं तुम सभी के साथ क्या करता हूँ। अब इस बात को सुनकर भी सभी बंदे डरते हुए कहते हैं कि ब्रदर आप क्या मजाक कर रहे, मैं तो यहाँ पे सिर्फ आपका हाल चाल पूछने के लिए आया था, आप इतनी रात में आए हैं तो आप शायद थक गए होंगे, क्यों ना आप नहा के सो जाएं, हम तो बस ये देखने के लिए आए थे कि आप सब ठीक है कि नहीं, हम तो अब जा रहे हैं, कल हमारा एग्जाम है। और सभी यहाँ से भाग जाते हैं। अब उन्हें ऐसे डर के भागता देख हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि सच में ये तो कमजोर लोगों का झुंड था जो कि मुझसे पंगा लेने के लिए आए थे। और हमारा मेन कैरेक्टर गुस्से से नीचे देखते हुए कहता है कि चलो तुम्हारे साथ भी अपना हिसाब पूरा कर लेता हूँ। ये देखकर ये बंदा डरते हुए कहता है कि ब्रदर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैंने जो भी पास्ट में किया है मैं उसके लिए माफी मांगता हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि सच में तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम अपनी गलतियों की माफी इतनी आसानी से मांग सकते हो। हाँ मैं मानता हूँ कि मैंने बहुत ही ज्यादा गलती की है, पर आप बहुत ही ज्यादा अच्छे इंसान, मुझे यकीन है कि आप मुझे माफ कर दोगे। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि सच में तुम तो तलवे चाटने में बहुत ही ज्यादा अच्छे हो, लेकिन पास्ट में तुमने जो भी किया है मैं उसके लिए तुम्हें इतनी आसानी से माफ नहीं कर सकता हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें जो भी कहूंगा तुम्हें वे करना पड़ेगा, वरना मैं तुम्हारी पिटाई करने से पहले एक भी बार नहीं सोचूंगा। अब जब तक तुम इस शब्द के नीचे मेरे साथ हो तुम मेरे एक गुलाम हो, तुम याद रखना इस बात को। ये बंदा कहता है कि हाँ मैं समझ गया, मैं अब से आपसे पंगा नहीं लूंगा। और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि बाकी सबको भी समझ में आ गया ना। वे बंदा उठते हुए कहता है कि हाँ हाँ मुझे समझ में आ गया, हम आपसे आपके नौकर हैं, हम समझ गए। और एक बात, मैंने जो दरवाजा तोड़ा है मैं अभी नहाने के लिए जा रहा हूँ, मेरे आने से पहले वो दरवाजा ठीक हो जाना चाहिए, समझ गए ना। वे बंदा डरते हुए कहते कि हाँ हाँ मैं समझ गया। और हमारा मेन कैरेक्टर बाथरूम में जाते हुए कहता है कि अब से शोर मत करना। अब ये सब सुनकर ये सभी बुल्ली लोग बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं और कहते कि हाँ अब से हम आवाज नहीं करेंगे। अब हमारा मेन कैरेक्टर शीशे के पास जाते हुए कहता है
है कि अब से ये लोग मुझसे पंगा नहीं लेंगे। अब दूसरा टास्क ये है कि मुझे इस बॉडी को ठीक करना पड़ेगा, मैं इतना मोटा अच्छा नहीं लगता। तभी हम देखते हैं कि वे दोनों से उठाते हुए कहते हैं कि लीडर आप तो ठीक तो है ना। और हमारा मेन कैरेक्टर का दोस्त कहता है कि हम सभी क्लासमेट है, तो इसीलिए हम सभी को एक साथ रहना चाहिए सुख शांति से, हमें लड़ाई बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और भी दूसरा बंदा कहता है कि आज तो बैन बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रहा था, आखिरकार उसके साथ हुआ क्या है, और अब मुझे डर लग रहा है कि अब हम उसे बुली नहीं कर पाएंगे और शायद फ्यूचर में हमें उसकी बात माननी पड़ेगी। लेकिन जो बंदा लात खाया हुआ होता है बोलता है कि तुम सब चिंता मत करो, मैं फ्यूचर में बैन से अपना बदला जरूर लूंगा। अब हम क्लासरूम का सीन देखते हैं जहाँ एक बंदा कहता है कि क्या तुमने कल रात का र्यूमर सुना, जिस पर दूसरा बंदा कहता है कि मैंने तो नहीं सुना, तुम ही बता दो। ये बताता है कि बैन कल पूरे बॉयज डॉर्मेट्री में फाइट कर रहा था और उसने सारे बुली को पीट दिया, और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि कल वे तानिया के साथ कांड करने के लिए गया था, लेकिन तानिया ने उसे मना कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने आकर उसे पकड़ लिया, जिसके बाद उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो चुकी है, इसलिए उसके अंदर हिम्मत आ गई है, इसीलिए वे सभी बुलियों को पीटने लगा है। वे बंदा कहता है सच में ये बात सच है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर तानिया आ जाती है और वे गुस्से में बोलती कि आखिर कौन है जो कि र्यूमर्स फैला रहा है। अब इसे गुस्से में देखकर ये दोनों डरते हुए कहते कि गॉडेस आप यहाँ पर क्या कर रही है, हम तो बस ऐसे ही बात कर रहे थे, हमें यकीन है ये सारी बातें झूठी हैं। लेकिन ये इनकी बातों पर ध्यान नहीं देती और अपना मुंह फेर के अपने डेस्क पे चली जाती है, जहाँ उसकी दोस्त बोलती है कि क्या तुमने सच में बैन के साथ वे सब करने की कोशिश की है। तानिया कहती है कि नहीं, क्या तुम्हें सच में मुझ पर विश्वास नहीं है, आखिर मैं ये सब उसके साथ कैसे कर सकती हूँ, वे इतना मोटा और भद्दा है, कल रात में अपने घर पे थी और पढ़ाई कर रही थी। इसकी दोस्त बोलती है लेकिन पूरा स्कूल इसी के बारे में बात कर रहा है, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ये लोग किसी के बारे में ऐसी अफवाह कैसे फैला सकते हैं। तभी ये सारी बातें सुनकर तानिया बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाती है और गुस्से में कहती है कि कहाँ है वो मोटा सुअर, मैं उसे जान से मार दूंगी। पीछे एक बंदा हंस रहा होता है जिसने कि ये रूमर्स फैलाया था और कहता है कि बैन तुमने बहुत ही ज्यादा गलती कर दी मुझसे पंगा लेके, तुम चिंता मत करो, जल्दी ही तुम्हारी कोई इज्जत नहीं रहेगी इस पूरे कॉलेज के अंदर। तानिया वहाँ से उठकर कहीं जाने लगती है और बोलती है कि वो मोटा सुअर कहाँ पर है, मैं उसे ढूंढने के लिए जा रही हूँ, आखिर वे क्लास में क्यों नहीं है, आखिर वे कहाँ पर है। तभी इसकी दोस्त इसे रोकते हुए कहती कि तानिया आखिर तुम कहाँ पर जा रही हो, रुक जाओ। तभी ये रुक जाती जिसकी वजह से ये टकरा जाती है और ये अपने मन में सोच रही होती कि मैं इस कॉलेज की सबसे सुंदर लड़की हूँ और अगर मैं उसे ढूंढने के लिए जाती हूँ तो शायद मैं इस रूमर्स को ट्रू कर रही हूँ, जिसकी वजह से आगे जाकर मुझे ये समझाने में दिक्कत होगी कि ये रूमर्स फेक है। तभी इसकी दोस्त बोलती है कि तानिया आखिरकार तुम क्यों रुक गई, क्या अब तुम बैन को नहीं ढूंढने वाली हो। तानिया वापस बैठते हुए कहती है कि नहीं, अब मुझे उसे ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है, वैसे भी सभी लोगों को ऐसे ही पता चल जाएगा कि सारी बातें झूठी हैं और वे इन रूमर्स पर विश्वास करना बंद कर देंगे। इसकी दोस्त कहती है कि हाँ तुमने सही कहा, सबको पता चल जाएगा कि बैन जैसे लड़के के साथ तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। मुझे लगता है कि ये रूमर्स बैन ही फैला रहा होगा ताकि वे तुम्हारी अटेंशन ले पाए। इस बात को सुनकर तानिया बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाती है और बोलती है कि तुम्हें सच में लगता है कि बैन मेरे लायक है, वे कितना भद्दा और मोटा सुअर है जबकि मैं कितनी सुंदर हूँ। इसकी दोस्त बोलती है कि हाँ तुमने सही कहा। ये सब देखकर वही जो बंदा रूमर्स फैलाया होता है वो बोलता है कि बैन तुम्हारा टाइम अब ओवर है। तभी कुछ लोग बोलते हैं कि ग्राउंड में कोई भाग रहा है, सभी लोग विंडो की तरफ जाते हैं और नीचे देखते हैं और बोलते हैं कि ये मोटा आखिरकार आज क्यों भाग रहा है, आज ये क्या करने की सोच रहा है, ये अपने कंधे के ऊपर बोड़ी लेके भाग रहा है, आखिर ये करना क्या चाहता है। और सभी लोग नीचे देख रहे होते हैं जहाँ बैन एक बोड़ी लेकर भाग रहा होता है और नीचे जो दौड़ रहे होते वे भी बोलते कि ये मोटा कहीं पागल तो नहीं ना हो गया। बैन भागते हुए सोच रहा होता है कि ये बॉडी तो बहुत ही ज्यादा वीक है, सिर्फ इतनी से ही धूप में मेरी बॉडी की पूरी हालत हो चुकी है, आखिर मैं इस बॉडी के अंदर कैसे कल्टीवेट कर पाऊंगा। वहाँ कुछ खड़ी लड़कियां बोलती कि आखिर ये क्या करना चाहता है, ये अपना वजन घटा रहा है पर इसकी स्पीड तो बहुत ही ज्यादा स्लो है, आखिर ये अपना वजन कैसे घटाएगा। तभी बैन को भागता देख इसकी बहन भी देख रही होती है जिसका नाम ग्वेन होता है और वे बोलती है कि ब्रदर फाइनली आखिरकार तुम मुझे मिल ही गए। तभी इसकी तरफ दो बंदे चलकर आ रहे होते हैं जिसमें से लड़के का नाम रिच होता है और उसके साथ उसकी गर्लफ्रेंड होती है। इसकी गर्लफ्रेंड बोलती है कि सच में ये मोटा पागल हो चुका है, ये यहाँ पर भाग के सिर्फ अपनी बेइज्जती करवा रहा है और ग्वेन तुम इसके बारे में क्या सोचती हो। जिस पर ग्वेन चिल्लाते हुए बोलती कि अपनी बकवास बंद करो, ये कोई सुअर वुअर नहीं है, ये मेरा भाई है। जिस पर रिच की गर्लफ्रेंड बोलती है कि ये मोटा तुम्हारा भाई है, सच में मैंने तो कभी सुना नहीं था। रिच क्या तुम इसके बारे में जानते थे। और हम रिच को देखते जिसके गाल लाल होते हैं और वे कहीं ना कहीं ग्वेन को पसंद करता है और वे ग्वेन को देखते हुए बोलता है कि सच में ये तो बहुत ही ज्यादा सुंदर है और गुस्से में थी और भी ज्यादा सुंदर लग रही है। और ग्वेन गुस्से में कहती है कि बैन मेरा भाई है और अगली बार तुमने उसके बारे में कुछ भी कहा तो मुझे मत कहना तुमसे रूड होने के लिए। जिस पर रिच की गर्लफ्रेंड बोलती है कि मैंने क्या गलत कहा
रहा है। वे पढ़ाई में बहुत ही ज्यादा कमजोर है और वे दिखता भी अच्छा नहीं है। वे हमेशा लास्ट आता है, उस जैसा बंदा यूजलेस है। आखिर तुम उसके बारे में इतना चिंता क्यों कर रही हो? तभी हम देखते हैं कि रिची रिच आकर अपनी गर्लफ्रेंड का हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि तुम बहुत ही ज्यादा बोल रही हो, तुम्हें इतना बुरा नहीं बोलना चाहिए किसी बंदे के बारे में। और वे ग्वेन से माफी मांगते हुए कहता है कि प्लीज गुस्सा मत करना, ये सारी मेरी गर्लफ्रेंड की गलती है कि उसे प्रॉपर बिहेव करने नहीं आता, मैं उसे अगली बार तमीज सिखाऊंगा। ये सुनकर इसकी गर्लफ्रेंड बोलती है कि आखिर तुम किसके बॉयफ्रेंड हो जो तुम ग्वेन की साथ दे रहे हो? इस बात को सुनकर ये सोचता है कि ये लड़की बहुत ही ज्यादा एनोइंग है, एक बार जब ग्वेन मेरी प्यार में गिर गई तो मैं इस लड़की से जरूर ब्रेकअप कर लूंगा। तभी इसके पीछे कुछ बंदे बोलते हैं कि इस कॉलेज का सबसे बड़ा सट्टेबाज आज सट्टा लगा रहा है, चलो सट्टे को देख कर आते हैं और हम भी उसमें बैट लगाते हैं और देखते हैं कि आज कितना बड़ा सट्टा लगता है। और इस बार भी इस बात पे सट्टा लगा रहा है कि ये मोटा इस ग्राउंड के कितने चक्कर लगा सकता है। तभी रिची रिच अपनी गर्लफ्रेंड से कहता है चलो इस बात को छोड़ो, चलो हम देखते हैं कि वहाँ पर क्या चल रहा है। तभी इसकी गर्लफ्रेंड स्माइल करती है और कहती है कि क्यों ना ग्वेन हम एक शर्त लगाते हैं, तुम कह रही हो कि तुम्हारा ब्रदर यूजलेस नहीं है और मैं कहती हूँ कि तुम्हारा ब्रदर यूजलेस है, जिसके बारे में पूरा कॉलेज भी जानता है, क्यों ना हम एक बैट लगाएं? जिस पर ग्वेन कहती है कि कौन डरता है तुमसे, चलो बैट लगाते हैं। हमारे मेन कैरेक्टर को ऐसे डरते हुए देखकर तान्या सोचती है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये कुछ बदला बदला है, ऐसा लग रहा है कि मैं एक डिफरेंट पर्सन को देख रही हूँ। तभी तान्या के दोस्त उसका हाथ पकड़ती है और किधर ले जाते हुए कहती है कि मैंने सुना है कि हमारे स्कूल का सबसे बड़ा सट्टेबाज आज एक सट्टा लगा रहा है, क्यों ना हम भी जाकर सट्टा लगाए, हमारा प्रॉफिट हो सकता है। इस बात को सुनकर तान्या के आंखों में चमक आ जाता है और वे खुशी से वहाँ से भागते हुए कहती है मुझे भी देखना है कि सट्टा कैसे लगेगा, मुझे भी उसमें पैसे लगाने हैं। अब हम उस क्लासरूम को देखते हैं जहाँ पर सट्टा लग रहा होता है। अब हम उस सट्टेबाज को देखते हैं जो कि बोलता है कि ये तो मेरा ओनर है, कि इस कॉलेज की 3 सबसे खूबसूरत लड़कियां मेरा सट्टा देखने के लिए आई हैं और यही है इस कॉलेज का सबसे बड़ा सट्टेबाज। अब ये तीनों इसे देख रही होती है। तभी हम देखते हैं कि रिची रिच की गर्लफ्रेंड हंसने लगती है और वे बोलती है कि मैं शर्त लगाती हूँ $2000 की कि ये जो मोटा है वे एक लैप भी नहीं मार पाएगा। जिस पर सट्टेबाज बोलता है ठीक है, जिसे भी सट्टा लगाना है वे लगा सकता है। तभी रिची रिच बोलता है कि मैं 5000 युआन की शर्त लगाता हूँ कि ये 4 राउंड से ज्यादा नहीं मार पाएगा। तानिया बोलती है कि मैं बैट लगाना चाहूंगी 1000 की कि ये 5 से 10 राउंड के बीच में ही चक्कर मारेगा। अब इसे सुनकर बाकी सभी बोलते हैं कि हमारी कॉलेज की गॉडेस ने भी 5 से लेकर 10 के बीच में ही पैसा लगाई है, आखिर वे इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस क्यों है बैन के अंदर। और जो हमारे यंग मास्टर है रिची रिच, वे भी 4 राउंड तक की शर्त लगा रहे हैं, आखिर हो क्या रहा है, वे सभी बैन के ऊपर इतनी ज्यादा शर्त क्यों लगा रहे हैं। तभी तानिया के दोस्त तानिया के कानों में कहती कि तानिया तुमने इतना ज्यादा बैट क्यों किया, वे सैंडबैग 50 केजी का है, नॉर्मल पर्सन उसे लेकर भाग भी नहीं सकता है। जिस पर तानिया बोलती है कि चिंता मत करो, मैं ये सब जानती हूँ, मैंने सब कुछ कैलकुलेट करके ही शर्त लगाई है। दूसरी तरफ रिची रिच अपने मन में सोचता है कि मैं ये सब इसलिए कर रहा हूँ ताकि मैं ग्वेन को दिखा सकूं कि मैं उसके साइड हूँ, ताकि वे मेरे प्यार में गिर सके। और इसकी गर्लफ्रेंड इसकी हरकत को देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्से में होती है और ये सोचती है कि इसने मेरा सपोर्ट नहीं किया। और ये ग्वेन के पास जाती है और उसे बोलती है कि क्या हुआ, तुम शर्त नहीं लगा रही हो क्या तुम्हारी एक्सपेक्टेशन इससे भी हाई है तुम्हारी यूजलेस ब्रदर के ऊपर। तभी ग्वेन उसके पास जाती है और कहती है कि मैं 5000 यान की शर्त लगाती हूँ कि वे 10 से ज्यादा लैप मारेगा। अब इस बात को सुनकर सभी बहुत ही ज्यादा हैरान होते हैं और जो तानिया होती है वे अपने मन में सोच रही होती है कि क्या ये लड़की पागल है जो ऐसा शर्त लगा रही है। रिची रिच की जो गर्लफ्रेंड होती है वो बोलती है कि तुम बहुत ही ज्यादा रिडिकुलस बात कर रही हो, तुम्हें अपना मुंह खोलने से पहले सोचना चाहिए था कि तुम क्या शर्त लगा रही हो, ये कोई फैंटेसी नॉवल नहीं चल रहा है कि ये जो तुम्हारा मोटा भाई है ये सब ये कर पाएगा। जिस पर ग्वेन कहती है कि तुम्हें क्या जाता है, मैंने अपने पैसे लगाए हैं ना, मैंने अपनी शर्त लगा दी है। तभी सट्टेबाज कहता है कि अब सट्टा लगाना बंद हो चुका है, अब मैं फील्ड में जा रहा हूँ ताकि मैं देख सकूं कि वे कितने लैप मारता है और जो भी रिजल्ट होगा वे तुम्हें जल्दी पता चल जाएगा। दूसरी तरफ हम बैन को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा थक चुका होता है और वे बोल रहा होता है कि मेरी बॉडी अब काम नहीं कर रही है, मेरी धड़कन बहुत ही ज्यादा तेज हो चुकी है, ये तो कुछ भी नहीं है जो कि मैंने अपने पास्ट लाइफ में किया था। अपनी कल्टीवेशन वर्ल्ड के अंदर मेरी फिजिकल बॉडी बहुत ही ज्यादा अच्छी थी, लेकिन पता नहीं अभी क्या हुआ है, मैं एक छोटी सी बॉडी लेकर भी नहीं भाग पा रहा हूँ। तभी हम देखते हैं कि वे सट्टेबाज भी यहाँ पर आ जाता है। वे एक सीक्रेट एक खिलाड़ी को देते हुए कहता है कि आखिर इसने कितने लैप मार लिए हैं, जिस पर ये बोलता है कि उसने 2 लैप मार लिए हैं और ये स्कूल स्पोर्ट्स स्टूडेंट होता है। सट्टेबाज बोलता है कि आखिर तुम्हें क्या लगता है कि ये कितने राउंड मार पाएगा। स्पोर्ट्स पर्सन बोलता है कि वे अपने लिमिट पे आ चुका है, वह अब इससे ज्यादा नहीं कर पाएगा। अब हम देखते हैं कि बैन इस कड़कती धूप में अभी भी चल रहा होता है और तभी ये अपनी स्पीड को और भी बढ़ा लेता है। इसे देखकर वहाँ खड़े लोग बोलते हैं कि ये तो और भी ज्यादा फास्टर हो चुका है। इसे देखकर सट्टेबाज बोलता है कि आखिर ये इतनी लंबी लंबी कदमें क्यों रख रहा है, क्या ये अभी तक अपनी फुल स्ट्रेंथ का यूज नहीं कर रहा था। स्पोर्ट्स पर्सन बोलता है कि नहीं, वे अपनी लिमिट पर आ चुका है, वे इससे ज्यादा नहीं कर पाएगा। तभी हम देखते हैं कि बैन वहाँ पर गिर जाता है और उसके मुंह से खून निकलता है। ये देखने के बाद वे स्पोर्ट्स पर्सन बोलता है कि क्या ये अपने आप को मारना चाहता है, हमें इसे और ज्यादा दौड़ने नहीं देना चाहिए। तभी सट्टेबाजी से रोक देता है और बोलता है कि रुक जाओ, कुछ तो गड़बड़ है। तभी हम देखते हैं कि बैन के अंदर एक एनर्जी आने लग जाती है और इसकी ताकत बढ़ जाती है और ये तेजी से भागने लगता है
है और ये बोलता है कि जब मेरे मुंह से खून निकला, जो मेरी स्पिरिचुअल पावर थी जिसे कि मैंने 7 ह्यूमरल ग्रास से ली थी, वे मेरी मेरिडियंस में जाने लग गई, जो कि पहले ब्लॉक थी। अब मैं और भी ज्यादा ताकतवर हो चुका हूँ। अब ये देखने के बाद सभी लोग वहाँ पर शॉक्ड हो जाते हैं और बोलते हैं कि ये तो इम्पॉसिबल है। और जो लड़कियां होती है ये इस पर फिदा हो जाती है और बोलती है कि ये कितना ज्यादा हैंडसम है। सट्टेबाज बोलता है कि ये तो और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो रहा है। और ऊपर से ये सब रिची रिच भी देख रहा होता है और वे अपने साथी को मैसेज करते हुए बोलता है कि मैं नहीं चाहता कि ये 4 राउंड से ज्यादा कर पाए। और ये अपने मन में बोलता है कि मुझे कुछ ना कुछ करके इसे रोकना पड़ेगा। अब हम देखते हैं कि सभी लोग बैन को चेयर कर रहे होते हैं और वे बोलते हैं कि बैन तुम ये कर सकते हो, तुम्हें और भी दम लगाना पड़ेगा, तुम्हें 5th लैप पूरा करना पड़ेगा, आखिर मेरे पैसे का सवाल है। ये सारी बातें सुनने के बाद मेन कैरेक्टर अपने मन में सोचता है कि ये सिर्फ 5th लैप है और इन्हें क्या लगता है कि मैं यहीं पे हार जाऊंगा। पर अभी के टाइम पर यहाँ पर बहुत ही ज्यादा वीक स्पिरिचुअल एनर्जी है। काश मैं एक ऐसी प्लेस पर होता जहाँ पर बहुत सारी स्पिरिचुअल एनर्जी होती, जहाँ मैं इन्हें दिखाता कि मैं कितनी कमाल की चीज हूँ। अभी मेरी बॉडी को ऐसा लग रहा है कि मैं एक्सट्रीम ट्रेनिंग कर रहा हूँ और मैं जल्दी ही अपनी लिमिट पर पहुंचने वाला हूँ और जल्दी जो मेरी स्पिरिचुअल पावर है मैं उसे भी खत्म कर दूंगा, जिसे कि मैंने उस फ्लावर से लिया था। लेकिन बहुत ही जल्दी मैं एक न्यू लेवल पर पहुंच जाऊंगा, जिसके बाद मैं उस स्पिरिचुअल पावर को सेंस कर पाऊंगा जो कि मुझे मिलने वाली है उस 7 ह्यूमरल ग्रास से, जो कि रिवर के पास में है। और उसे एब्जॉर्ब करने के बाद मेरी पावर और भी बढ़ जाएगी। तभी ये और भी तेजी से भागने लगता है और ये दौड़ते दौड़ते बोलता है कि मुझे इस बॉडी का फैट खत्म करना पड़ेगा, जिससे कि मैं इस बॉडी को और भी ज्यादा रिफाइन कर पाऊंगा। अभी ये देखने के बाद सभी लोग हैरान होते हैं और बोलते हैं कि बैन तो और भी ज्यादा फास्ट हो गया है, आखिर ये इतनी ज्यादा फास्ट कैसे दौड़ पा रहा है, लगता है कि आज मैंने जितने भी पैसे लगाए हैं वे डूबने वाले हैं। स्पोर्ट्स पर्सन ये सब देखने के बाद बोलता है कि यून बैन तो स्पोर्ट्स जीनियस है। सट्टेबाज अपने मन में बोलता है कि हाँ ये बात तो है। तभी हम देखते हैं कि बैन को रोकने के लिए वे बंदा पहुंच जाता है जिसे कि रिची रिच ने भेजा हुआ होता है और वे हमारे मेन कैरेक्टर को रोकते हुए बोलता है कि ए मोटे यहीं पे रुक जाओ, क्या तुम्हें रेस्ट नहीं करना चाहिए। ये देखकर सट्टेबाज बोलता है कि रुक जाओ, तुम ये नहीं कर सकते। लेकिन हम देखते हैं कि वे बंदा हमारे मेन कैरेक्टर पे अटैक कर देता है, लेकिन मेन कैरेक्टर इसके अटैक को डॉज कर लेता है और आसानी से बच जाता है। और ये बंदा हैरान होता है और बोलता है कि अचानक से ये क्या हुआ, ये तो इम्पॉसिबल है, और ये जमीन पर गिर जाता है और मेन कैरेक्टर इसे डॉज कर आगे बढ़ जाता है। इसे देखकर लड़कियां बोलती है कि बैन तो बहुत ही ज्यादा हैंडसम है और 2 लड़के बोलते हैं कि इस कुत्ते के साथ सही हुआ। अब ये देखकर ये सट्टेबाज भी हैरान होता है और बोलता है कि आखिर अभी क्या हुआ, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। वे स्पोर्ट्स पर्सन बोलता है कि यहाँ पर जरूर ये हुआ होगा, उसने दौड़ते दौड़ते उसके अटैक को डॉज किया, ये तो इम्पॉसिबल जैसा है। सट्टेबाज बोलता है कि क्या सच में बैन ऐसा भी कर सकता है, सच में ये तो बहुत ही ज्यादा कमाल का है। तभी ये स्पोर्ट्स वाला बंदा बहुत ही जोर से चिल्लाता है और हम देखते हैं कि जो बंदा गिर गया होता है वे वापस से बैन के पीछे लग जाता है। ये देखकर वे स्पोर्ट्स वाला बंदा बोलता है कि हे तुम इसके बीच में मत आओ, इसे दौड़ने दो। लेकिन वे बंदा अपने मन में बोलता है कि नहीं, मैं बैन को आगे नहीं जाने दे सकता, अगर वे आगे चला गया तो मेरी बहुत ही ज्यादा बेइज्जती हो जाएगी, उसे तो मर जाना चाहिए। तभी हम देखते हैं कि वे सट्टेबाजों से पकड़ने के लिए जाता है, लेकिन ये स्पोर्ट्स पर्सन इसे रोक लेता है और बोलता है कि पहले मेरी बात तो सुन लो। जिस पर सट्टेबाज बोलता है कि तुम मुझे रोकने की कोशिश क्यों कर रहे हो, मैं उसे मार दूंगा, जो भी मेरे रास्ते में आएगा मेरे सट्टे के बीच में आएगा। जिस पर ये स्पोर्ट्स पर्सन बोलता है कि तुम उसका कुछ भी नहीं उखाड़ सकते, वे मेयर का बेटा है, क्या तुम सच में मेयर के बेटे से पंगा ले सकते हो। जिस पर सट्टेबाज बोलता है कि मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता है, जो भी मेरे बेट में चीटिंग करेगा मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। और ये चिल्लाते हुए बोलता है कि बैन संभल के। तभी हमारा मेन कैरेक्टर नोटिस कर लेता है कि उसके पीछे वही बंदा है और ये सट्टेबाज बोलता है कि बैन वे तुम्हारे जस्ट पीछे है। तभी बैन बोलता है कि लगता है कि मुझे इस लड़के को सबक सिखाना पड़ेगा, और ये अपने हाथ में स्पिरिचुअल एनर्जी जमा करके उस बैग को बहुत ही तेजी से घुमाता है और घुमाते हुए बहुत ही जोर से उसे मारता है, जिससे कि ये बहुत ही दूर जाके गिरता है। और मेन कैरेक्टर बोलता है कि सेमलेस पास्टर तुम्हारे साथ ऐसा ही होना चाहिए था, और ये फिर दौड़ना स्टार्ट कर देता है। इसे देखकर सभी लोग चिल्लाते हुए कहते हैं कि इसके साथ बहुत ही अच्छा हुआ, और सट्टेबाज भी बहुत ही ज्यादा सदमे में होता है। वे बोलता है कि मैंने आखिर क्या देख लिया, मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा है। तभी बेल बजती है और वहाँ पे और भी लोग आ जाते हैं और वे देखने लगते हैं कि आखिर ये कितना भाग सकता है, और ये सभी उसे चेयर करते हुए कहते हैं कि तुम कर सकते हो। अब यहाँ पर मेन कैरेक्टर सभी का हीरो बन चुका है और सभी लोग नीचे देखते हुए बोलते हैं कि अभी तक दौड़ रहा है, और सट्टेबाज सदमे में बोलता है कि आखिरकार इसने अभी तक कितने लैप मार लिए हैं। जिस पर स्पोर्ट्स पर्सन बोलता है कि 11, और ये भी ये सब देखकर पूरी तरह से सदमे में होता है। तभी यहाँ पर ग्वेन भी भागते हुए आ जाती है और आते हुए कहती है कि ब्रदर मैं बैट जीत चुकी हूँ। अब ये देखने के बाद रिची रिच की जो गर्लफ्रेंड होती है बहुत ही ज्यादा गुस्से में हो जाती है और ये बोलती है कि आखिर ये कैसे पॉसिबल है। रिची रिच अपने फोन को देखते हुए बोलता है कि सच में इस बास्टर्ड ने मेरा बहुत ही ज्यादा नुकसान करवाया है, मैं इस बंदे से लंच के बाद मिलना चाहूंगा। और जो तानिया की दोस्त होती
होती है वो बोलती है कि 11 लैब्स, क्या सच में ये इंसान भी है? आखिरकार ये मरना चाहता था। तभी तान्या अपने मन में बोलती है कि सच में इसने अपने पोटेंशियल को बाहर निकाल लिया है, इसकी बॉडी इसकी लिमिट पे पहुंच गई है, सच में ये सक्सेसफुल हो गया। अब हम देखते हैं कि सभी लोग बैन की तारीफ कर रहे होते हैं और वे बोलते हैं कि बैन तुम तो कमाल के हो, आपसे मैं तो तुम्हारा फैन हो गया, मैं तुम्हारा नंबर 1 फैन हूँ, सच में तुम्हें देखकर मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी फील होती है। अब इतनी तारीफ सुनकर बैन भी चौड़े में आ जाता है और ये बोलता है कि ये तो छोटी बात थी, ये इतनी भी बड़ी बात थोड़ी ना थी। अब ये थक कर नीचे बैठ जाता है और बैठते हुए सोचता है कि मुझे घर जाके नहाना पड़ेगा क्योंकि मैं पूरी तरह से पसीने से लथपथ हो चुका हूँ। कि तभी वहाँ पर ग्वेन भागते हुए आ जाती है और बोलती है कि ब्रदर क्या तुम ठीक हो? इसे देखने के बाद मेन कैरेक्टर अपने मन में सोचता है कि जरूर ये मेरी बहन होगी। तभी ग्वेन नोटिस करती है कि बैन के टी शर्ट के ऊपर खून के धब्बे लगे हुए हैं और ये बोलती है कि ब्रदर आखिर ये खून तुम्हारी टी शर्ट पर कहाँ से आया? क्या तुम्हें कहीं चोट लगी है? तभी हम देखते हैं कि ग्वेन की बॉडी से बहुत सारी स्पिरिचुअल एनर्जी निकल रही होती है क्योंकि इसके पास इनेट स्पिरिचुअल बॉडी होती है जो कि कल्टीवेशन वर्ल्ड में भी बहुत ही कम लोगों के पास होता है। अब इसे बैन भी नोटिस कर लेता है और ये अपने मन में सोचता है कि इसकी बॉडी के कारण इसकी कल्टीवेशन 100 गुना नहीं 1000 गुना ज्यादा है नॉर्मल कल्टीवेटर से। अब ये अपनी आंखें बंद कर इसकी स्पिरिचुअल एनर्जी अपने अंदर लेने लग जाता है और बोलता है कि भगवान अभी भी मेरे साथ है। तभी ये अपनी आंखें खोलता है और ये महसूस करता है कि ये जैसे कि स्पिरिचुअल एनर्जी के पूल के अंदर है और ये अपने मन में सोच रहा होता है कि सच में इसकी स्पिरिचुअल बॉडी बहुत ही ज्यादा कमाल की है और ये धीरे धीरे कुछ ज्यादा ही नजदीक जा रहा होता है जिसे कि ग्वेन शर्माने लगती है और वे बोलती है कि ब्रदर। तभी ये अचानक से होश में आता है और बोलता है कि मुझे माफ कर देना और ये अपने मन में सोचता है कि मैं ऐसी हरकतें नहीं कर सकता वरना सभी लोग मुझे ठरकी समझेंगे और ये बोलता है कि मैंने तुम्हें बहुत ही दिनों बाद देखा और तुम उदास भी थी इसीलिए मैंने ऐसा किया। ये कहती है तो फिर आप मुझे कंफर्ट करना चाहते थे तो आप मुझे कर सकते हो और ये बैन से चिपक जाती है। अब ये बताती है कि बैन इसका सगा भाई नहीं है, ये इसकी मदर को एक टेम्पल के गेट के बाहर मिला था जिसे कि मेरी मदर ने उठा लिया था जिसके बाद ये मेरा भाई जैसा ही था। ये मेरा बायोलॉजिकल ब्रदर तो नहीं था लेकिन ये किसी से कम भी नहीं था, ये हमेशा मुसीबतों में मेरी रक्षा करता और जितने भी ब्लड रिलेटेड रिलेशन होते हैं ये उन सभी से अच्छा था। लेकिन अचानक से एक दिन सभी लोग इसका मजाक उड़ाते हैं कि ये और मैं आपस में सगे भाई बहन नहीं है, इसे तो वो सड़क से उठा कर लाए थे और जिसके बाद इसने मुझसे दूरी बना ली थी और ये हमेशा मुझे अवॉइड करता रहता और ये हमेशा शांत रहता जिसके बाद मुझे लगा कि मैं इसे खो दूंगी और ये रोते हुए से गले लगते हुए कहती है लेकिन अब ये मेरे पास आ गया है और अब ये मेरे साथ है, अब मैं इसे कहीं नहीं जाने दूंगी और ये लिपट के रो रही होती है। अब इसे देखकर मेन कैरेक्टर अपने मन में सोचता है कि फ्यूचर में ना ही तुम्हें और ना ही मुझे कोई भी बुली कर पाएगा और ये इसे शांत कराते हुए बोलता है कि तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हमेशा हूँ। चलो मैं आज तुम्हें एक अच्छी सी ट्रीट देता हूँ जहाँ पर तुम अपने मनपसंद डिश को खाना। अब इस बात को सुनकर ग्वेन भी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और ये अपने मन में बोलती है कि फाइनली अब हम पार्टी करेंगे। अब हम कैंटीन का सीन देखते हैं जहाँ पर जाने के बाद ग्वेन बोलती है कि ब्रदर हमें यहाँ पर नहीं आना चाहिए था, ये बहुत ही ज्यादा महंगी प्लेस है। जहाँ बैन बैठते हुए कहता है कि तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें जो पसंद में आए तुम वे ऑर्डर कर सकती हो और ये इसे मेन्यू देते हुए कहता है कि तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम बस ऑर्डर करो। अब ग्वेन अपने मन में सोचती है कि मेरा ब्रदर बहुत ही ज्यादा थक गया होगा इसीलिए उसे आज बहुत ही ज्यादा खाना खाना चाहिए और ये इसके लिए एक लिस्ट बना देती है क्योंकि आज उसने बहुत ही ज्यादा रनिंग की है। अब जैसे ही बैन मेन्यू को देखता है ये बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है क्योंकि खाने की प्राइस बहुत ही ज्यादा होती है और ये अपने मन में बोलता है सच में ये तो रॉबरी कर रहे हैं और ये अपने मन में बोलता है कि मेरे पास तो सिर्फ 20 युआन है, इतने में तो मैं यहाँ पर पानी भी नहीं खरीद सकता और ये सोचता है कि मेरे पास अब कोई ऑप्शन नहीं बचा है, मुझे लगता है मुझे कुछ पैसे अपने बहन से उधार लेने पड़ेंगे पर मैंने तो कहा था कि आज पार्टी मैं दूंगा तो क्या ये अच्छा होगा कि उससे मैं पैसे मांगू। तभी ये बेशरम होते हुए बोलता है कि ग्वेन क्या तुम अपने साथ पैसे लाई हो क्योंकि शायद मैं पैसे लाना भूल गया हूँ। अब इस बात को सुनने के बाद ये अपने मन में सोचती है कि ब्रदर मुझसे पैसे मांगने की बात कर रहे हैं लेकिन मैं उन्हें ये नहीं बता सकती कि मैंने अपने सारे पैसे सट्टे में लगा दिए हैं, ये जरूर उस बात को सुनकर गुस्सा हो जाएंगे। तभी ये बोलती है कि नहीं आज मैं अपने पैसे नहीं लाई हूँ, ऐसे तो मेरे पास पैसे होते हैं लेकिन अभी मैंने अपने रूममेट को पैसे उधार दे दिए हैं, मुझे तो लगा था कि आप मुझे आज खाना खिलाएंगे इसीलिए मैं खुशी खुशी यहाँ पर आ गई। अब इस बात को सुनने के बाद हमारे मेन कैरेक्टर को एक झटका लगता है और ये बोलता है कि आखिर ये क्या कह रही है, लगता है कि मुझे यहाँ पर बर्तन धोने पड़ेंगे, मेरे पास तो एकदम पैसे नहीं है, आखिर मैं इस वर्ल्ड में पैसे कैसे कमाऊं। तभी वहाँ पर सट्टेबाज आ जाता है और वे बोलता है कि फाइनली आखिरकार मैंने तुम दोनों को ढूंढ लिया। अब इसे देखने के बाद ग्वेन बहुत ही ज्यादा हैरान होती है और ये अपने मन में सोचती है कि आखिर ये यहाँ पर क्या कर रहा है और ये उसे चिल्लाते हुए बोलती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, अभी मैं अपने भाई के साथ खाना खा रही हूँ इसीलिए तुम यहाँ से चले जाओ। लेकिन तभी सट्टेबाज बोलता है कि नहीं मुझे तो लगा था कि मैं यहाँ पर कुछ खा पी लेता हूँ तुम लोग के साथ, क्या इसमें कोई दिक्कत है, और ये यहाँ पर बैठ जाता है। तभी ग्वेन गुस्से में कहती है कि मैंने कहा ना कि मैं यहाँ पर अभी खाना खा रही हूँ, तुम चले जाओ। तभी बैन भी गुस्से में हो जाता है और वे बोलता है कि इसने कहा ना कि तुम यहाँ पर नहीं बैठ सकते हो तो इसीलिए चुपचाप तुम यहाँ से चले जाओ वरना मुझे ब्लेम मत करना तुम्हारे साथ रूड होने के लिए। अब इस बात को सुनने के बाद सट्टेबाज बोलता है कि इसकी बिहेवियर तो पूरी तरह से चेंज हो गई, ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक
लग रहा है और ये उठते हुए बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हारे साथ खाना नहीं खाऊंगा, लेकिन मैं यहाँ पर तुम्हारे पैसे देने के लिए आया था। तभी ग्वेन गुस्से में कहती है कि सट्टेबाज, मैंने कहा ना तुम यहाँ से चले जाओ। जिस पर सट्टेबाज कहता है कि हाँ मैं चला जाऊंगा, लेकिन तुम अपनी विनिंग अमाउंट ले लो जो कि 10,000 है। ये बात सुनते ही बेन तुरंत ही इसका हाथ पकड़ लेता है। ये देखने के बाद सट्टेबाज अपने मन में सोचता है कि क्या ये मुझसे फाइट करना चाहता है। अब बेन इसे अपने पास बैठाते हुए कहता है कि ठीक हुआ कि तुम यहाँ पर आ गए, आखिरकार तुम किस पैसे के बारे में बात कर रहे थे। जिस पर सट्टेबाज बताता है कि तुम्हारी बहन ने एक बैट लगाई थी कि आखिरकार तुम कितने राउंड दौड़ सकते हो, और वे बैट जीत गई और उसे उसका 20 टाइम मिला है जितना कि उसने डिपॉजिट किया था। उसने ये शर्त लगाई थी कि तुम 10 से ज्यादा राउंड दौड़ सकते हो और वे ये बैट जीत चुकी है, इसीलिए तुम्हें इतने ज्यादा पैसे मिल रहे हैं। इन बातों को सुनने के बाद ग्वेन बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है और वे बोलती है कि सॉरी ब्रदर, मुझे माफ कर दो। जिस पर बेन बोलता है कि तुमने सिर्फ 500 बैट की है, क्या तुम्हें अपने भाई पर भरोसा नहीं था कि वे इतना राउंड दौड़ सकता है। ये सुनने के बाद ग्वेन भी हैरान होती है। बेन बोलता है कि अगली बार जब भी तुम मेरे पे बैट लगाओ तो तुम अपने सारे पैसे मुझ पर लगा देना, तब देखना कि हम इस सट्टेबाज को गरीब बना देंगे। ये बात सुनने के बाद ग्वेन हंसने लग जाती है। सट्टेबाज अपने मन में सोचता है कि आखिर ये मुझे ऐसे ट्रीट क्यों कर रहे जैसे कि मैं कुछ भी नहीं हूँ। ये भूल रहे हैं कि मैं सबसे बड़ा सट्टेबाज हूँ। और ये रोते हुए अपने मन में बोलता है कि सच में ये तो मेरी कुछ भी इज्जत नहीं कर रहे हैं, इन्हें लग रहा है कि मैं कोई गली का सट्टेबाज हूँ, मेरी तो कोई इज्जत ही नहीं है। तभी हम तानिया के भाई को देखते हैं, जहाँ तानिया फोन पे बोलती है कि भाई आपका रिकॉर्ड किसी ने स्कूल में तोड़ दिया है। जिस पर ये बोलता है कि आखिर किसने, वैसे मैंने बहुत सारे रिकॉर्ड बनाए थे, आखिर कौन सा वाला रिकॉर्ड टूटा है। जिस पर ये बताती है कि वो जिसमें आप लॉन्ग डिस्टेंस दौड़ रहे थे स्कूल का, उसे एक मोटे बंदे ने तोड़ दिया है। मुझे इस पर यकीन नहीं हो रहा है। जिस पर इसका भाई बोलता है कि जब कोई इंसान अपने फिजिकल लिमिट्स को तोड़ देता है तब वे ऐसा कर सकता है। तानिया कहती कि हाँ शायद ऐसा ही हुआ होगा। तभी तानिया का भाई बोलते कि अब से तुम्हें उस पर नजर रखनी होगी क्योंकि उसकी ग्रोथ अब बहुत ही ज्यादा बढ़ने वाली है, इसीलिए तुम उस पर नजर रखना। तानिया बोलती ठीक है मैं ध्यान रखूंगी। तभी हम देखते हैं कि तानिया के फ्रेंड वहाँ पर आ जाती और वे बोलती कि आखिरकार तुम किससे बात कर रही थी। खैर छोड़ो, चलो हम खाना खाने के लिए कहीं पर चलते हैं क्योंकि मुझे बहुत ही ज्यादा भूख लग रही है। तानिया कहती हाँ ठीक है चलो हम चलते हैं। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सट्टेबाज ने बेन को पेमेंट कर दिया होता है। तभी इन दोनों के पीछे इस जगह पर तानिया और उसकी फ्रेंड भी आ जाती है। तानिया की फ्रेंड यहाँ पर बेन को देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान होती है और बोलती है कि आखिरकार ये यहाँ पर क्या कर रहा है, ये तो अमीरों की जगह है ना। तभी तानिया बेन की तरफ जाने लगती है, जिसे देखकर तानिया की फ्रेंड कहती है अरे रुको मैं भी आ रही हूँ। तानिया बेन और सट्टेबाज के पीछे जाकर खड़ी हो जाती है, जिसे कि बेन भी नोटिस कर लेता है और बेन इसे पीछे मुड़कर देखता है और इसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। अब इन सभी चीजों को देखकर तानिया के फ्रेंड चिल्लाते हुए कहती कि अब क्या होने वाला है, लेकिन अगले ही पल हम देखते हैं कि ये सभी एक ही टेबल पर बैठे हुए होते हैं। यहाँ पर सभी लोग शांत होते हैं कि तभी बेन एक चॉपस्टिक को उठाता है और अपने खाने में से कुछ ग्वेन को देने लगता है और ये देते हुए कहता है कि तुम्हें और खाना खाना चाहिए, तुम बहुत ही ज्यादा पतली हो रही हो। अब इन दोनों को ऐसे देखकर तानिया और उसकी फ्रेंड बहुत ही ज्यादा हैरान होते हैं और सट्टेबाज को घूरने लगते हैं, जिसे देखकर सट्टेबाज कहता है अरे इसमें मेरा कुछ भी हाथ नहीं है। और वैसे स्कूल ब्यूटी आखिरकार आप यहाँ पर क्या करने के लिए आई हो। जिस पर तानिया पैसे निकालते हुए कहते हैं कि ये लो मेरे पैसे जो कि मैंने सट्टे में लगाए थे। जिस पर सट्टेबाज पैसे लेते हुए कहता है कि आपका शुक्रिया पैसे देने के लिए, मैं तो बहुत ही ज्यादा डर गया था कि आप यहाँ पर क्या करने के लिए आई हो। लेकिन तभी अचानक से बेन इसके पैसे ले लेता है और बोलता है कि ये सारे पैसे अब मैं रखूंगा। ये देखने के बाद सट्टेबाज बोलता है कि आखिरकार तुम ये क्या कर रहे हो। जिस पर बेन बोलता है कि तुमने मेरी बहन का तो पोर्शन दे दिया, लेकिन मेरे पोर्शन का क्या होगा। इस पर सट्टेबाज बोलता है कि कैसा पोर्शन। बेन बोलता है कि नेचुरली तुम मुझ पर पैसा लगा रहे थे, तुम मुझ पर सट्टा लगा रहे थे कि मैं कितने राउंड मारने वाला हूँ, तो इसमें सारी मेहनत मेरी है, लेकिन तुमने मुझे कुछ भी पे नहीं किया था। और हाँ मुझे पता है कि 10 kg की बॉडी को उठाकर 11 लैप मारना कोई बड़ी बात नहीं है, और जब तुम इतने लैप्स मार लोगे तो मुझसे ये पैसे वापस लेके चले जाना। सट्टेबाज अपने मन में बोलता है कि ये आदमी तो बहुत ही ज्यादा समझदार है, अब मैं क्या करूँ, शायद अभी के टाइम पे मुझे इससे पंगा नहीं लेना चाहिए। तभी तानिया के फ्रेंड कहते हैं कि तानिया तुम यहाँ पर इतनी देर से बैठी हुई हो, लेकिन बेन ने तुम्हें अभी तक एक भी बार नहीं देखा, आखिर क्या बात है। अब इस बात को सुनने के बाद तानिया बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाती है और ये खड़े होते हुए कहती है कि बेन आखिरकार तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो, तुम ऐसा क्यों दिखा रहे हो कि तुम मुझे जानते नहीं हो। तभी बेन कहते है कि सट्टेबाज तुम जानते हो कि आखिरकार ये कौन है, कहीं ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड तो नहीं ना है। सट्टेबाज कहते है कि नहीं नहीं ये मेरी गर्लफ्रेंड तो नहीं है, आखिरकार तुम कैसी बातें कर रहे हो। और ये बेन के कान में जाकर कहता है कि आखिरकार तुम ये क्या कर रहे हो, ये हमारे कॉलेज की सबसे सुंदर लड़की है जो कि काउ फैमिली से आती है, ये सच में बहुत ही ज्यादा सुंदर है और इसका बैकग्राउंड भी बहुत ही ज्यादा अच्छा है, और तुम दोनों एक ही क्लास में हो। बेन कहता है अच्छा ये बात तो मुझे पता ही नहीं थी, वैसे मैं इस पर इंटरेस्टेड भी नहीं हूँ। इसकी बातें सुनकर ग्वेन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वे कहती कि बेन तुमने बहुत ही ज्यादा कर दिया है, अगर तुम अपने आप को मर्द समझते तो स्कूल के बाहर मुझसे मिलना। और ये इतना कहकर यहाँ से जाने लगती है, जिसे कि इसकी फ्रेंड पीछे से रोकती है और इसे इतने गुस्से में जाता देख सभी लोग कहते हैं कि सच में आज तानिया तो बहुत ही ज्यादा गुस्से में है, हमने आज से पहले उसे इतनी ज्यादा गुस्से में कभी नहीं देखा है। ग्वेन बोलती कि ब्रदर तानिया यहाँ से गुस्से में गई, अब हमें क्या करना
चाहिए। क्या आपके साथ रात में कुछ हुआ था? जिस पर बेन कहता है कि रिलैक्स करो, जल्दी से तुम खाना को खत्म करो, इसके बाद हम क्लास में जाएंगे। इस बात को सुनने के बाद सट्टेबाज अपने मन में कहता है कि क्या मैंने सही सुना? क्या बेन सच में क्लास में जाने की बात कर रहा है? आखिर ये क्लास में जाकर क्या करेगा? क्या ये वे सारा होमवर्क कंप्लीट करेगा जो कि इसके बाकी थे? तभी तानिया की फ्रेंड बोलती है कि तानिया शांत हो जा, जिस पर तानिया बोलती कि आखिरकार मैं कैसे शांत हो जाऊं? उस कमीनी की हिम्मत कैसे हुई मेरी बेइज्जती करने की? आखिरकार उसने कैसे कहा कि वे मेरे में इंटरेस्टेड नहीं है? मैं उसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ, ना कि वे मुझ पर। और ये बोलती कि आखिरकार तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? तभी तानिया की फ्रेंड बोलती है, तानिया क्या तुम्हें सच में बेन पसंद आने लगा है क्या? तानिया शर्माते हुए कहती है कि क्या बकवास कर रही हो? मुझ जैसी लड़की उसे आखिरकार कैसे पसंद कर सकती है? मैं उससे नफरत करती हूँ। जिस पर तानिया की फ्रेंड कहती कि क्या सच में तुम उससे हिट करती हो? और ये यहाँ से जाते हुए कहती कि हाँ मैं सच में उससे हिट करती हूँ। तानिया के फ्रेंड इसे जाते हुए देखकर बोलती कि जिससे हम हिट करते हैं आगे जाकर उसी से हम प्यार करने लगते हैं। अब हम क्लासरूम का सीन देखते हैं जहाँ बेन का फ्रेंड कह रहा होता है कि लंच के बाद आखिरकार हिस्ट्री की क्लास क्यों ली जाती है? मुझे सच में बहुत ही ज्यादा नींद आ रहा है। बेन आखिरकार तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? हम देखते हैं कि बेन वहाँ पर पढ़ रहा होता है। बेन बोलता है कि मैं स्टडी कर रहा हूँ जिसकी क्लास आज होने वाली है। ये देखने के बाद बेन का फ्रेंड बोलता है कि क्या ये सच में पढ़ रहा है कि ये एक्टिंग कर रहा है? मुझे सच में यकीन नहीं हो रहा है कि ये पढ़ रहा है। तभी हम देखते हैं कि बेन चौंकते हुए कुछ नोटिस करता है उस किताब के अंदर। अब हम कुछ देर बाद देखते हैं जहाँ वो एक हिस्ट्री वाला टीचर क्लास में आ जाता है और ये आते ही बोलता है कि बच्चों टाइम हो चुका है क्लास के लिए। सभी लोग उठकर ग्रीड करते, लेकिन हम देखते हैं कि बेन बैठा ही होता है, जिसे कि बेन का दोस्त उसे उठाने की कोशिश करता है कि बेन उठ जाओ, टीचर क्लास में आ चुके, आखिरकार तुम क्या ही पढ़ रहे हो, जल्दी से उठ जाओ। लेकिन बेन इसकी बातें नहीं सुन रहा होता, वे बुक में कुछ शब्दों को पढ़ रहा होता है। ये कहता है कि ताओइज्म के बारे में इस बुक में बहुत ही अच्छे से लिखा हुआ है। ये बताते हैं कि 1 से 2 चीज बनती है, 2 से 3, 3 से 4। सच में इसने तो मेरी आंखें ही खोल दी है। इस बुक को पढ़ने के बाद ऐसा लग रहा है कि मैं भगवान से बात कर रहा हूँ। सच में ताओइज्म तो बहुत ही कमाल की है, इस बुक ने तो मेरा दिन बना दिया। ये बुक ऑफ ताओ तो बहुत ही ज्यादा कमाल की है। अगर ये बुक मुझे पहले ही मिल जाता तो मैं कल्टीवेशन में बहुत ही ज्यादा ग्रो करता। अब मुझे समझ में आ गया है कि मैं अपनी कल्टीवेशन को कैसे बढ़ा सकता हूँ। अब मुझे क्या क्या करना है मुझे अब सब समझ में आ गया है। सबसे पहले मुझे कल्टीवेशन के लिए एक अच्छा प्लेस ढूंढना होगा जो कि शायद मुझे इस वर्ल्ड में भी मिल सकती है, और साथ में मुझे बहुत सारे स्पिरिचुअल हब को भी ढूंढना होगा जो कि मैंने एक तो ढूंढ ली है, इसी की तरह मुझे और भी ढूंढनी होगी ताकि मैं बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन सकूं, जिससे कि मैं अपनी मेरिडियन को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर पाऊंगा। और ये सब मुझे जल्द से जल्द करना होगा कि तभी हम देखते हैं कि वे टीचर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वे बेन पे चिल्लाते हुए कहता है कि बेन क्या तुम क्लास से बाहर जाना चाहते हो? तुम अगर यहाँ से जाना चाहते हो तुम अभी निकल सकते हो, तुम सच में क्लास का माहौल खराब कर रहे हो। अब ये देखकर सभी लोग बेन पर हंसने लगते हैं और कहते हैं कि सच में ये तो पागल हो गया, लगता है ये धूप में कुछ ज्यादा ही दौड़ लिया जिसकी वजह से शायद इसका दिमाग चलना बंद हो गया। सच में ये तो एक बेवकूफ का बच्चा ही है। तभी बेन कहता है कि टीचर आखिर मैं क्लास से बाहर क्यों जाना चाहूंगा? जिस पर टीचर कहता है कि जब सभी बच्चे खड़े थे तो तुम बैठे हुए थे, अब जब सब बैठ गए तो तुम खड़े हो गए हो, तो आखिर तुम करना क्या चाहते हो? तुम बस पूरी क्लास का माहौल खराब कर रहे हो। बेन कहता है कि मुझे माफ कर दीजिएगा, स्टार्टिंग के टाइम पे मैं बुक को याद कर रहा था, इसीलिए मुझे पता नहीं चला कि कब क्लास खड़ी हुई और कब बैठ गई। ये बात सुनने के बाद सभी लोग पूरी तरह से हैरान होते हैं। तभी टीचर कहता है कि तुमने कहा कि तुम किताब पढ़ रहे थे, एक अच्छा बहाना, क्या तुम्हें सब चीज याद हो गया? बेन कहता है कि हाँ मैंने इस पूरी बुक को याद कर लिया है, अब मुझे इस बुक के बारे में सब चीज पता है। इस बात को सुनने के बाद तान्या भी बहुत ही ज्यादा हैरान होती और वे अपने मन में कहती कि ये पागल तो खुद को फंसा रहा है, इसने तो अपने खुद के पैर पे ही कुल्हाड़ी मार लिया, अब तो इसे मैं भी नहीं बचा सकती। टीचर कहता है अच्छा तुमने सच में सब चीज याद कर लिया है ना, तो मुझे बताओ कि फर्स्ट वॉल्यूम में क्या क्या है। इस बात को सुनने के बाद बेन एक अजीब सा मुंह बनाता है। टीचर अपने मन में कहता है कि सच में अगर तुमने इस बात को रिपीट कर दिया जो कि इस बुक में लिखा हुआ है तो मैं मान जाऊंगा कि तुम बहुत ही जीनियस बच्चे हो। अब हम बेन को देखते हैं जो कि खुद सोचने लग जाता है। इसे इस तरह सोचता देख सभी लोग बोलते हैं कि लगता है कि ये कोई बहाना ढूंढ रहा है। तभी सभी लोग बेन को चेयर करने लगते, बोलते कि बेन तुम कर सकते हो, इतनी जल्दी हार मत मानो। ये सभी लोग इस तरह से बेन का मजाक बना रहे होते हैं। तभी बेन बोलता है कि मुझे लगता है कि यहाँ पर इनफ टाइम नहीं है क्योंकि उसका आंसर बहुत ही ज्यादा लंबा है जिसे बताने में मुझे बहुत ही ज्यादा टाइम लगेगा, शायद 1 या 2 घंटे लग जाएंगे मुझे सारी बातें एक्सप्लेन करने में। ये बातें सुनने के बाद टीचर के मुंह से भी हंसी निकल जाती है। वे बोलता है कि चिंता मत करो, नेक्स्ट पीरियड भी मेरी है, आज मेरी 2 क्लासेस है, आज तुम लोग की 2 हिस्ट्री क्लासेस होने वाली, इसीलिए तुम आराम से आकर आगे बता सकते हो। और ये बेन के कंधे पे हाथ रखकर बेन को टीचर की जगह पर ले जाता है और बोलता है कि तुम्हें इस जगह से सबको बतानी चाहिए ताकि सभी लोग तुम्हारी एक्सप्लेनेशन को अच्छे से सुन पाए।
ये अपने मन में सोचता है कि अगर मैं टीचर के डेस्क पर इसे खड़ा करूंगा तो ये चीटिंग नहीं कर पाएगा और किसी से भी आंसर नहीं पूछ पाएगा। ये सभी चीजें देखने के बाद तानिया खड़ी होती और वे बोलती कि रुकिए टीचर बू, लेकिन तभी तानिया की दोस्त इसका हाथ पकड़कर इसे नीचे बैठा लेती है और इसे बोलती कि आखिरकार तुम क्या कर रही हो। तानिया बोलती कि मैं बस उसे बचा रही हूँ ताकि उसकी बेइज्जती ना हो। तानिया की दोस्त बोलती कि आखिरकार तुम उसे क्यों बचा रही हो, तुमने तो बोला था कि तुम उसे पसंद नहीं करती हो, तुम उसे बर्बाद करना चाहती हो, कहीं तुम उसे पसंद तो करनी नहीं न लगी। जिस पर तानिया बोलती कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैं इस क्लास की क्लास मॉनिटर हूँ, इसीलिए मैं नहीं चाहती कि हमारा एक पीरियड पूरा बर्बाद हो जाए, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि वे उसे बैठा दे। इसकी दोस्त बोलती कि क्या तुम मुझे बेवकूफ समझती हो। तभी बैन स्टेज पर पहुंच जाता है और तानिया की दोस्त बोलती कि तुम चिंता मत करो, ये लड़का सब कुछ संभाल लेगा, बस तुम देखो कि ये क्या करता है। बैन सबके सामने खड़ा होता है और ये स्माइल कर रहा होता है, तभी ये पानी पीता है। टीचर बोलता है क्या तुम्हारा गला सूख गया था क्या। बैन खांसते हुए बोलता है कि चलो पहला लेसन स्टार्ट करते हैं। अब हम 40 मिनट बाद देखते हैं जहां बैन 6th लेसन तक पहुंच गया होता है। अब ये देखकर सभी लोग पूरी तरह से हैरान होती कि सच में इसे तो सब कुछ आता है। तानिया की दोस्त भी बोलती है कि इसने तो सब कुछ याद कर लिया है। तानिया बोलती है हाँ तुमने सही कहा, ये तो एक एक वर्ड सही बता रहा है, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। हम देखते हैं कि टीचर अपना चश्मा साफ कर रहा होता है, तभी वे बोलता है कि अनबिलीवेबल, तुम तो सच में बहुत ही बड़े जीनियस हो, तुम्हारी मेमोरी तो बहुत ही ज्यादा कमाल की है। ये सुनने के बाद सभी बच्चे बहुत ही ज्यादा हैरान होते हैं। अब टीचर बैन को यहाँ से ले जाते हुए कहता है कि नेक्स्ट क्लास में तुम मेरे साथ चल रहे हो और मैं सब कुछ मैनेज कर लूंगा, तुम मेरे साथ मेरे ऑफिस चलो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। बैन कहता है ठीक है और ये पीछे मुड़कर तानिया को देखता है और बोलता है कि सच में ये तो हमारी क्लासमेट है, मुझे तो ये पता भी नहीं था। सभी लोग बोलते हैं कि सच में मुझे यकीन नहीं हो रहा, बैन तो सच में बहुत ही ज्यादा कमाल का है, मुझे अब तक यकीन नहीं हो रहा है कि उसे सब कुछ कैसे याद था। शायद वे पिछले 3 साल से इसी चीज को याद कर रहा है, इसीलिए उसे पूरी बुक याद है। लेकिन तब भी एक बुक याद करने से वे जीनियस नहीं बन जाता, वे हमारे क्लास के बॉटम पे ही आएगा, पता नहीं आगे जाके और उसका क्या होगा। और सभी लोग भी यही बात कर रहे होते कि बैन ने इसे 3 सालों तक याद किया होगा, तभी उसे इतनी सारी चीजें याद है, वरना उसे ये सारी चीजें कैसे याद हो सकती है। और ये लोग अभी भी बैन का मजाक ही उड़ा रहे होते हैं। तभी बैन का दोस्त सोच रहा होता है कि इन्हें नहीं पता है कि ये सारी चीजें बैन ने सिर्फ पीरियड स्टार्ट होने से पहले ही याद किया है, अगर ये बातें इन्हें पता चल जाएगी तो पता नहीं इनका क्या होगा। तभी हम बहुत सारी एग्जाम शीट्स को देखते हैं जिसे कि टीचर ने बाहर निकाला होता है और ये बोलता है कि ये सारे इंपॉर्टेंट नोट है जो कि मैंने तुम्हारे लिए बनाए हैं, इसके अंदर सारी चीजें लिखी हुई है, अगर तुम इसे पढ़ लेते हो तो फाइनल एग्जाम में तुम्हारे अच्छे नंबर आएंगे। ये देखने के बाद बैन बोलता है थैंक यू टीचर, और बैन एग्जाम शीट्स को उठाकर यहाँ से जाने लग जाता है। तभी अचानक से टीचर इसे गले लगा लेता है और बोलता है कि मुझे माफ कर देना कि मैंने तुम्हारे टैलेंट को पहले नहीं पहचाना, अगर मैं तुम्हारी कैपेबिलिटीज को पहले ही पहचान लेता तो अब तक तुम एक बहुत ही अच्छे स्टूडेंट होते, इसीलिए मुझे माफ कर देना। तभी बैन बोलता है कि मुझे सांस नहीं आ रहा, मुझसे दूर हो जाओ। अब बैन इन नोट्स को उठाकर ऑफिस से बाहर आ जाता है। तभी इसका टीचर बोलता है कि अच्छे से मेहनत करना, जिस पर बैन बोलता है कि हाँ मैं समझ गया और आपका शुक्रिया इन सभी चीजों के लिए। और बैन इन सभी चीजों को लेकर यहाँ से जाते हुए कहता है कि मुझे बहुत ही ज्यादा मटेरियल मिल गया है जिसे कि मुझे रात भर पढ़ना होगा। और पीछे टीचर रोते हुए बोलता है कि सच में ये तो बहुत ही ज्यादा ब्रिलियंट बच्चा है, अगर मुझे इसके बारे में पहले पता चल जाता तो मैं इसके लिए और भी ज्यादा मेहनत करता, लेकिन अब मैं इससे ज्यादा कुछ भी नहीं कर सकता क्योंकि सिर्फ अब 2 महीने बाकी है फाइनल एग्जाम के। अब इसके बाद हम क्लासरूम का सीन देखते हैं जहाँ बच्चे बात कर रहे होते हैं कि वे स्कूल के बाद कहाँ जाएंगे। दूसरा बंदा बोलता है कि हाल ही में मॉन्स्टर हंटिंग स्टार्ट हुई है, मैं सोच रहा हूँ कि मैं उसी में चला जाऊँ ताकि मैं कुछ मॉन्स्टर को मार सकूं। तभी तीसरा बंदा बोलता है कि मैं तो मूवी देखने को सोच रहा था, क्या तुम मेरे साथ चलोगे। तभी वहाँ पर बैन आ जाता है जिसके हाथ में वे सारे नोट्स होते हैं। इसे देखने के बाद सभी लोग पूरी तरह से शांत हो जाते हैं और यहाँ पर एक सन्नाटा सा बन जाता है। तभी बैन अपने डेस्क के पास पहुंच जाता है और इन सभी नोट्स को नीचे रखकर एक गहरी सांस लेता है। इसका दोस्त बोलता है कि बैन तुम तो सच में बहुत ही ज्यादा कमाल के हो, तुमने तो टीचर वू को भी इम्प्रेस कर दिया, आखिर उन्होंने तुम्हें अपने ऑफिस में क्यों बुलाया था। तभी बैन हंसते हुए कहते हैं अरे ये सब उतनी भी बड़ी बात नहीं है, उन्होंने बस मेरी थोड़ी बहुत तारीफ की और साथ में मुझे बहुत सारे रिविजन क्वेश्चन दे दिए जिन्हें मैं आज रात भर पढ़ने वाला हूँ। अब ये बात सुनने के बाद सभी लोग बहुत ही ज्यादा हैरान होते हैं और ये कहते हैं कि ये कितनी ज्यादा फेंक रहा है। अब अगली क्लास ज्योग्राफी की होती है, लेकिन इस बार वाले टीचर बैन को बिल्कुल भी परेशान नहीं कर रहा होता और ये सब टीचर वो ने किया हुआ होता है। और क्लास के अंदर बैन से कुछ सवाल भी पूछे जाते हैं जिसका बैन बहुत ही अच्छे से आंसर देता है और बैन बोलता है कि सच में मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है इन सभी क्वेश्चन के आंसर देकर। अब हम देखते हैं कि सभी लोग बैन को अब नोटिस करने लगे हैं और बैन अपने मन में बोलता है कि मुझे पढ़ाई करने में इतना ज्यादा मजा आता है कि मैं क्या बताऊं। तभी बैन का दोस्त बैन के पास आता है, क्यों ना आज हम घर साथ में जाएं। जिस पर बैन बोलता है कि नहीं आज मुझे बहुत ही ज्यादा रिवीजन करनी है, इसीलिए तुम अकेले ही चल जाओ क्योंकि मैं अभी घर नहीं जाने वाला हूँ। बैन का दोस्त बोलता है कि
तुम्हें आराम आराम से पढ़ना चाहिए, तुम्हें इतनी ज्यादा जल्दी नहीं करनी चाहिए। और ये कहकर ये यहाँ से चला जाता है। तभी बेन बोलता है कि हिस्ट्री मुझे बता रही है कि ये वर्ल्ड कैसे बना है और ज्योग्राफी मुझे बताती है कि ये वर्ल्ड का स्ट्रक्चर कैसा है। इसने मुझे यहाँ के पीपल के नेचर एंड कल्चर को बताया है। लेकिन ये जो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है मुझे एक ड्रैगन की तरह लग रही है और शायद मुझे इसके हेड पॉइंट की तरफ जाना चाहिए जो कि ईस्ट सी के तरफ है। मुझे लगता है कि अगर मैं वहाँ पर जाता हूँ तो मुझे मेरी कल्टीवेशन में बहुत ही ज्यादा हेल्प मिल सकती है। पर सिर्फ एक ही बात की चिंता है कि मैं वहाँ पर कैसे जाऊँ, मुझे वहाँ का रास्ता बिल्कुल भी नहीं पता है। मुझे यहाँ की इन आर्मी के बारे में पता चला जो कि एक लेजेंड थे, वे सभी कल्टीवेशन की पाथ पर गए थे। मुझे इन सभी चीजों के बारे में और भी ज्यादा जानना पड़ेगा क्योंकि मुझे यकीन है कि इस वर्ल्ड में भी कल्टीवेशन होती है, बस मुझे उसके बारे में पता लगाना है। और ये सारी बातें लिख रहा होता है। ये अपने मन में बोलता है कि मुझे टाइम निकालकर एक बार जरूर ग्रेट वॉल ऑफ चाइना जाना चाहिए। मुझे यकीन है कि मुझे वहाँ से जरूर कुछ ऐसा मिलेगा जिससे कि मैं अपनी कल्टीवेशन को और भी ज्यादा ग्रो कर सकता हूँ। और ये बोलता है कि मैंने अपनी कल्टीवेशन को तो बढ़ाया है लेकिन मुझे फर्स्ट स्टेज पर जाना है बॉडी रिफाइनिंग के, जिसके बाद ही मैं अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाऊंगा। तभी तान्या की दोस्त बोलती है कि सच में पूरी क्लास जा चुकी है लेकिन अभी भी ये पढ़ाई कर रहा है, आखिरकार वे वहाँ पर क्या सोच रहा है। जिस पर तान्या बोलती है कि मुझे क्या पता कि वे क्या सोच रहा है। तभी तान्या की दोस्त खड़ी होती है और बोलती है कि क्यों ना हम जाकर उससे पूछ ले कि वो यहाँ पर क्या कर रहा है। तान्या बोलती है कि अरे तुम कहाँ जा रही हो, रुक जा यहीं पर। लेकिन ये इसकी बातें नहीं सुनती और बैन के पास पहुंच जाती है और कहती है कि बैन क्या तुम हमें आज रात का खाना खिलाओगे। जिस पर बैन मना करते हुए बोलते है कि आखिर मैं तुम्हें खाना क्यों खिलाऊंगा। जिस पर ये कहती है कि टीचर बू ने मुझे कहा है कि मैं तुम्हारे हिस्ट्री के होमवर्क में मदद करूं और जब भी तुम किसी प्रॉब्लम में हो तो मैं उसे सॉल्व करूं, और जब मैं तुम्हारे लिए इतनी मेहनत कर रही हूँ तो क्या तुम मुझे खाना भी नहीं खिला सकते। और हमें इसके बारे में बताया जाता है कि ये पूरे स्कूल में 3rd रैंक पे आती है पढ़ाई में और ये हिस्ट्री में बहुत ही ज्यादा अच्छी है। बैन बोलता है ठीक है, अगर तुम मेरे सारे सवालों का जवाब दोगी जो कि मुझे नहीं समझ में आ रहा है तो मैं तुम्हें खाना खिलाने के लिए जरूर ले जाऊंगा। इस पर ये बोलती है कि ठीक है, अगर ऐसी ही बात है तो क्यों ना मैं अपनी फ्रेंड को भी बुला लेती हूँ। बैन बोलता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। जिस पर ये बोलती है कि आखिर क्यों। बैन बोलता है कि उसके अंदर बहुत ही ज्यादा एटीट्यूड है, जैसे कि वे कहीं की प्रिंसेस हो, बहुत ही ज्यादा गड़बड़ करती है। ये सुनने के बाद इसका मुंह बन जाता और ये बोलती कि आखिरकार ये क्या कह रहा है। और ये अपने मन में कहती कि अच्छा होगा कि तान्या ने इसकी बातें ना सुनी हो वरना वे बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाएगी। तभी ये देखते हैं कि बैन वॉल ऑफ चाइना के बारे में पढ़ रहा होता है। इसे देखने के बाद ये बोलती कि कहीं तुम इस जगह पर जाना तो नहीं ना चाहते हो। अगर तुम इस जगह पर जाना चाहते हो तो मुझे एक ऐसे बंदे के बारे में पता है जो कि यहाँ पर पहले ही जा चुका है। उस बंदे को उस जगह के बारे में पूरी तरह से पता है कि वहाँ पर क्या क्या मिलेगा और किस जगह पर क्या है। और अगर तुम किसी और बंदे के साथ जाओगे तो वे तुम्हारी इतनी हेल्प नहीं करेगा जितना कि ये बंदा कर देगा। जिस पर बैन बोलता है ठीक है, लेकिन तुम किसके बारे में बात कर रही हो। ये बोलती है कि मैं तान्या के बारे में बात कर रही हूँ, अगर तुम कहते हो तो मैं उससे कह सकती हूँ कि वे तुम्हारे साथ ट्रिप पर जाए। ये सुनने के बाद बैन भी मान जाता और कहता है ठीक है, तुम अपने साथ उसे ले आना। ये बोलती है ठीक है, हम जल्दी से कपड़े बदल कर आ जाते हैं, हम स्कूल के बाहर मिलेंगे जिसके बाद हम एक साथ जाएंगे। तान्या इन दोनों को देखकर कहती है कि आखिरकार ये दोनों इतनी देर से क्या बातें कर रहे हैं, मुझे तो इतनी दूर से सुनाई भी नहीं दे रहा कि आखिरकार वे क्या बातें कर रहे हैं। और हमें राइटर बताता है कि तान्या सच में जानना चाहती है कि तान्या की दोस्त और बैन क्या बातें कर रहे हैं। अब हम देखते हैं कि तान्या की दोस्त एक रूम बुक करने लग जाती है जहाँ की बैन इन दोनों को खाना खिलाने के लिए ले जाना चाहता था। और ये फोन पर बात करते हुए क्लास के बाहर जा रही होती कि तभी एक बंदे से टकराती है। ये बंदा बोलता है कि आखिरकार तुम उस होटल में क्या करने जा रही हो और क्या वहाँ पर तान्या भी जा रही है। अब हमें इसके बारे में बताया जाता है कि एक टॉप 3 अमीर लोगों के बीच में आता है। पहले नंबर पर रिच रिच आता है और ये शायद 2nd या 3rd नंबर पर आता है और इसका नाम गो है। गो को देखने के बाद तान्या बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाती है और चिल्लाते हुए कहती है गो आखिरकार तुम इस क्लास में क्या कर रहे हो, जल्दी से यहाँ से चले जाओ। लेकिन ये इसकी बातें नहीं सुनता और सीना तान कर यहाँ पर खड़ा हो जाता है। इसे देखने के बाद एक बंदा बोलता है कि ये हमारे स्कूल के 4 रिचेस्ट पीपल में से एक आता है। तभी दूसरा बंदा बोलता है कि धीरे बात करो, अगर उसने ये बातें सुन ली तो तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। तभी हमें गो के बारे में बताया जाता है इसका जो फादर वे बहुत सारी प्रॉपर्टी को ओन करता है और उनकी लाइफ बहुत ही ज्यादा रिच है और जो इनका बेटा है वे भी बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। ये स्कूल में बहुत सारी गड़बड़ियां करते रहता है लेकिन किसी की भी हिम्मत नहीं है कि वे इसके खिलाफ जाकर कुछ बोल सके। तभी गो तान्या से बोलता है मैं तो यहाँ पर एक बंदे से मिलने के लिए आया था और वे बैन की तरफ जा रहा होता है। इसे देखकर तान्या अपने मन में बोलती है कि ये तो बैन की तरफ जा रहा है, अब मुझे क्या करना चाहिए। ये बोलता है कि तान्या तुम इतनी ज्यादा चिंता में क्यों हो, मैं यहाँ पर तुमसे मिलने के लिए आया था लेकिन मुझे आज किसी और बंदे से भी कुछ काम है। अब ये इतना कहते ही बैन के पास जाता है और उसकी टेबल पर हाथ रखते हुए कहते हैं ओ मोटे सुअर, आखिरकार तुम स्कूल में क्या कर रहे हो, मैंने तुम्हें मना किया था ना कि तुम स्कूल में नहीं आ सकते। लेकिन हम देखते हैं कि बैन ने इसे पूरी तरह से इग्नोर कर दिया होता है। इससे ये गुस्सा हो जाता है और गुस्से में कहता है क्या तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा, क्या तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। बैन बोलता है तुम गो हो ना, आखिरकार तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो और यहाँ आते ही तुम मुझसे
मुझसे बहुत ही ज्यादा सवाल पूछने लग गए हो, आखिरकार मैं तुम्हारे जवाब क्यों ही दूं। इस बात को सुनते ही गो बैन को कॉलर से उठा लेता है और बोलता है कि लगता है कि तुम्हारी जबान बहुत ही ज्यादा लंबी हो गई है, तुम आज कुछ ज्यादा ही कूल बनने की कोशिश कर रहे हो, तेरे अंदर बहुत ही ज्यादा हिम्मत आ गई है, लगता है कि मुझे तुम्हें और भी ज्यादा पीटना पड़ेगा जिससे कि तुम्हें अकल आ जाए कि किससे कैसे बात करनी है, तुम तान्या के सामने कूल बनने की कोशिश कर रहे हो क्या। बैन इसे गुस्से के साथ बोलता है कि तुमने 3 सालों से मुझे बहुत ही ज्यादा पीटा है और तुमने मुझसे बहुत ही बार पैसे लिए, तुम्हें क्या कुछ याद है। इस बात को सुनने के बाद गो हंसता है और बोलता है कि आखिरकार तुम मेरा क्या ही कर लोगे अगर मैंने ऐसा कुछ किया भी है तो। और सभी लोग भी हैरान होते हैं कि बैन पहली बार गो के सामने इतना बोल रहा है, वरना तो ये उससे हर बार मार खाता रहता था। जब भी गो का मूड खराब होता था या उसे गुस्सा आता तो वे आकर इसे मारता रहता था और साथ में इसके बहुत सारे पैसे भी लेकर जाता, जिससे कि बैन को बहुत ही ज्यादा तकलीफ हुई थी और वे पैसे शायद 3 से 4 हजार रुपए होंगे। तभी गो बोलता है कि ये सारी गलती तेरी है, अगर तुम गरीब नहीं होता तो मैं तुम्हें परेशान नहीं करता, पर तू गरीब है इसीलिए मैं तुम्हारा हर बार मजाक उड़ाता हूँ और तुझे परेशान करता हूँ, और वैसे भी तुम मेरा क्या ही बिगाड़ लेगा। और मैंने सुना है कि तुम्हारी बहन ने आज के दिन बहुत ही ज्यादा पैसे जीते हैं, अच्छा होगा उनमें से 1000 रुपए मुझे दे दो, वरना देख लेना मैं तुम्हारी बहन के साथ भी बुरा कर सकता हूँ, इसीलिए तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम अपनी बहन को बोलकर वे सारे पैसे मुझे दिलवा दो, वरना देख लेना मैं तुम्हारी पिटाई भी करूंगा, तुम्हारे सारे पैसे भी ले लूंगा, इसीलिए तुम अपने सारे पैसे मुझे दे दो जिससे कि मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, देखा मैं कितना अच्छा हूँ ना। तभी ये बातें सुनने के बाद तान्या चिल्लाते हुए कहती है कि गो बैन को बुली करना बंद करो, आखिर तुम ये क्या कर रहे हो, तुम तो एक लुटेरे हो जो कि किसी को लूट रहा है। तभी बैन बोलता है कि तान्या तुम मेरे बारे में चिंता मत करो। बैन बोलता है कि मैं तुमसे आखिरी बार पूछता हूँ कि तुमने मुझसे कितने पैसे लिए थे। गो बोलता है कि इससे क्या फर्क पड़ता है कि मैंने तुमसे कितने पैसे लिए हैं, क्या तू वे सब मुझसे वापस लेने वाला है, क्या तेरे में इतना हिम्मत है भी कि तुम मुझसे पैसे वापस ले सके। बैन बोलता है कि चलो ये तो अच्छी बात है। ये बोलता है कि क्या अच्छी बात है। बैन अपनी जगह से खड़ा होते हुए कहता है कि मैं आज तुम्हारी बहुत ही अच्छे से पिटाई करने वाला हूँ, जिसके बाद तुम्हें बहुत सारे पैसे चाहिए होंगे ताकि तुम अपना इलाज करा सको। और बैन सीधा एक पंच इसके मुंह पर मार देता है जिससे कि ये हवा में उड़ जाता है, जिसके बाद बैन तुरंत ही जाकर उसके टाई को पकड़ लेता है जिससे कि वो नीचे नहीं गिरता है, और इसकी टाई को आगे खींचते हुए इसके पेट में फिर से एक बहुत ही जोर का पंच मारता है जिससे कि ये दीवार से जाकर टकराता है और इसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है। अब ये सब देखकर सभी लोग बहुत ही ज्यादा हैरान होते हैं, वो के दोस्त बहुत ही ज्यादा हैरान होते हैं बैन को इस तरह लड़ते देखकर। तभी को चिल्लाते हुए कहता है कि तुम वहाँ पर खड़ा होकर क्या देख रहे हो, जल्दी से यहाँ पर आकर मेरी मदद करो। लेकिन ये भी बैन से बहुत ही ज्यादा डर रहा होता है, पर ये हिम्मत जुटाते हुए कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बॉस से फाइट करने की, आखिर तुमने उन्हें चोट कैसे पहुंचाया, क्या तुम मरना चाहते हो। इस बात को सुनकर गो कहते है कि बेवकूफ आखिरकार तू क्या कर रहा है, तू इसे और भी ज्यादा गुस्सा दिला रहा है, तुम आखिरकार उतने दूर खड़ा होकर बकवास क्यों कर रहे हो, जल्दी से यहाँ पर आओ और मेरी मदद करो। तभी बैन गो की तरफ बढ़ने लगता है। बैन को अपनी तरफ बढ़ता देख गो बोलता है कि आखिरकार तुम मुझसे क्या चाहते हो, जिस पर बैन बोलता है कि रिलैक्स हो जा, मैं यहाँ पे तुम्हारी मदद करने के लिए आया हूँ, और ये इसे एक और जोर का लात मार देता है जिससे गो सीधा जाकर अपने फ्रेंड से टकराता है और ये दोनों क्लास के बाहर आ जाते हैं और इन दोनों की यहाँ पर बहुत ही ज्यादा बुरी हालत होती है और बैन इनके पास आ जाता है। अब इसे देखकर तान्या की दोस्त बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है, ये बोलती है कि बैन तो बहुत ही ज्यादा कूल है, इसने तो मेरा दिल ही चुरा लिया।